औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बातें और मैं हूं आपका मेज़बान राजा तारिक महमूद। आज का प्रोग्राम एक इनफरादियत रखता है अपने अंदर और हम रूटीन से हटकर एक नए सिलसिले का आगाज करने जा रहे हैं। बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर, अपने चाहने वालों, मोहब्बत करने वालों की फरमाइश पर इस प्रोग्राम को एक नया रंग दिया गया और अपने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करने के लिए और उनके हल के लिए अपना हिस्सा डालने के लिए एक प्रोग्राम की तरतीब को बदला गया। इंशाअल्लाह अब मजहबी प्रोग्रामों के साथ साथ हम मुख्तलिफ सियासी, समाजी, अदबी, इल्मी शख्सियात को भी इस प्रोग्राम में दावत दिया करेंगे और बिलखसूस अपने इलाके वाक एंड टेक्सला के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए हम अरबाब इख्तियार को भी इस प्रोग्राम में बुलाएंगे। आज के प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि क्योंकि हमारे इलाके के अंदर ताजरों की एक कसीर तादाद मौजूद है, तो दो नुमाइंदा तंजीमें हैं जिन्हें बहुत अरसे से हमारे लोग और बिलखसूस ताजर देख भी रहे हैं। आज हम उनकी कारकर्दगी पर बात करेंगे और कुछ दिल की बातें अपने मेहमानों के साथ करेंगे। मैं प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले अपने देखने वाले, चाहने वाले तमाम दोस्तों से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट की गुजारिश करूंगा, लेकिन बिलखसूस आज के प्रोग्राम के हवाले से वाक एंड और टेक्सला के ताजर बरादरी से, दुकानदार भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि आज इस प्रोग्राम दिल की बातें में आप भी अपनी दिल की बातें कमेंट सेक्शन में करते जाएं, हमारी रहनुमाई भी करें। और आज आपकी क़यादत, दोनों तंजीमों की क़यादत, मैं तारुफ की तरफ बढ़ता हूं, बाकी बातें प्रोग्राम में चलती रहेंगी। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा राजा अमर सईद साहब का। आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान के, आप तशरीफ लाए, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे साथ दूसरी तंजीम जो वाक एंड में काम कर रही है, ताजरों की नुमाइंदा तंजीम, उसके प्रेसिडेंट राजा हबीबुर रहमान साहब, मरकजी अंजुमन ताजरान, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और दिल की बातें प्रोग्राम में दिल की खुली खुली बातें करने के लिए आज जिस तजिया नगार और वाक एंड के एक नामवर और सीनियर साफी को मैंने दावत दी, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आप तहसील प्रेस क्लब के साबिक सदर भी हैं और हर इवेंट को कवर करने के लिए आपकी शख्सियत मौजूद होती है और साफत के साथ आप वफादारी भी कर रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर सैयद साबर अली साहब, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं बढ़ूंगा राजा हबीबुर रहमान साहब की तरफ इस सवाल के साथ, क्योंकि प्रोग्राम का उन्वान ही मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूं कि दिल की बातें हैं, तो हमने जरा खुल के दिल की बातें करनी है। मैं राजा हबीबुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा, पहले तो आप अपनी अंजुमन ताजरान का कुछ थोड़ा सा तारुफ करवाएं, सवालात का सिलसिला में जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा तारिक साहब, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया वाक एंड की आवाम को, शुक्रिया ताजरान को, कि वो यहाँ आके अपनी दिल की बातें आपसे शेयर कर सकें। और साथ शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मुझे भी आपने यहाँ मदऊ किया ताकि मैं भी अपनी दिल की बातें वाक एंड की आवाम के साथ और बिलखुसूस हमारे जो ताजरान है मार्केटों में, उनके साथ शेयर कर सकूँ। मरकजी अंजुमन ताजरान के मुतल्लिक आपने सवाल किया है, तो मरकजी अंजुमन ताजरान में जो वाक एंड में जो उसकी बुनियाद रखी गई 1975 में रखी गई। मलक उमर याद साहब हमारे सरपरस्ते आला हैं और उन्होंने ही इस तंजीम को खड़ा किया 1975 में, और जब मैं शायद 6-7 साल का हूँ, तो उसके बाद ताजरों का एक जो 1975 से लेके 1985 और 90 तक माशाल्लाह यहाँ एक अंजुमन ताजरान का बहुत अच्छा नाम था। उसके बाद बदकिस्मती से जो तंजीम है अंजुमन, आप जिसे कह लें ताजरों की जो तंजीम है अंजुमन ताजरान, उस वक्त तो नाम अंजुमन ताजरान था, वो सियासी तौर पे आप कह लें कि उसे हाईजैक कर लिया गया और फिर ये अंजुमन ताजरान जो है ये सियासत की नजर होगी। आप उस शख्सियत का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की? मैं उस वक्त बहुत छोटा था। अच्छा, नहीं नाम तो जानते होंगे, इसी हल्के के रहायशी हैं आप। मतलब उसके बाद अंजुमन ताजरान जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो सियासी यहाँ शख्सियात थी उनके दरमियान। राय साहब, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक ये तासुर अभी भी है, क्योंकि कुछ पब्लिक से हमने राय ली, ये तासुर भी है कि इधर मलिक आबद साहब और राजा अमर सईद साहब का जो ज्वाइंट वेंचर है
वो लोगों में ये तासर ताजरान में जाता है कि नून और मौजूदा पीटीआई ने इसको, और आपके बारे में भी ये एक तासर है कि शायद ये अंजुमन ताजरान जमात इस्लामी का ही एक ज़ैली विंग है। असल में आपकी ये बात किसी हद तक शायद वो परसेप्शन एक बना हुआ है, और वो ठीक भी है कि जो हमारी अंजुमन ताजरान है, वो जो ताजरों की तंजीमें दोनों, मरकजी अंजुमन ताजरान और मुतहदा अंजुमन ताजरान, ये इन्हें मतलब मेरे आने से पहले तक, मैं उस तक बात करूंगा, ज़ाहिर है मैं अगर आया हूँ, मेरे 1996 और 7-8 में जो है वो नवाबाबाद अंजुमन ताजरान का सदर था। उसके बाद मैं अंजुमन ताजरान की सियासत से या अंजुमन ताजरान की आप कह लें एक्टिविटी से अलहदा हो गया, और उसकी सिर्फ यही वजह थी कि इसमें सियासत का एक अंसर जो है वो गालिब आ गया था। तो उसके बाद 18-20 साल खामोश रहने के बाद वाकंट में जो ताजरान के मसाइल हैं, उन्होंने ताजरान को इस तरह आ घेरा है कि अगर इस टाइम हमने सियासत को छोड़कर प्योरली इनके ताजरों की बुनियाद पर इस अंजुमन को न चलाया, तो हो सकता है कि ताजरान जो है वो मजीद मुश्किलात का शिकार। वैसे राय साहब, मैं जितना आपको जानता हूँ, आप 20 साल पहले इतने मंजे हुए सियासतदान नहीं थे जब आपने अंजुमन ताजरान को छोड़ा। अब आप बतौर सदर हैं, तो अब आपको लोग सियासी वाले से ज्यादा जानते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक आपको छोटी सी बात कह दूं कि मेरा अंजुमन ताजरान में अभी भी कोई कतन कोई ऐसा मजीद रहने का इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब ताजरान मतलब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो शायद एक सेटअप था मेरा, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं अपना वक्त दे, मैं खुद अपनी जुबान से इकरार कर रहा हूँ कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अंजुमन ताजरान को इतना वक्त दे सकूं। लेकिन इस टाइम हम ताजरों को सिर्फ इसलिए मैं इसलिए आया हूं कि एक तो अंजुमन ताजरान की कोई जो कानूनी हैसियत है उसे बहाल किया जाए, इसे रजिस्टर्ड किया जाए कि मरकजी अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म को हमने अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड भी करवा लिया है। और मैं ये चाहता हूं कि यहाँ जब ताजर अपने हकूक की बात करें तो वो एक कानूनी हैसियत से रजिस्टर्ड होके वो फवायद राज साहब मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं फेसबुक पे आपकी पोस्टों के वाले से और दूसरे ग्रुप के वाले से मैं राय साहब से भी ये सवाल पूछूंगा। आपकी सर्द जंग मैं देखता रहता हूँ, तो ये रजिस्ट्रेशन का जो एजाज है, आप इसे सोशल मीडिया पर भरपूर तरीके से कैश करते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन तो वो तंजीम ताजरान से लेकर अंजुमन ताजरान तक का सफर, उस वक्त ये रजिस्ट्रेशन का लफ्ज बोला जाता रहा। बहरहाल उस तंजीम को हाईलाइट करने में मैं आपके किरदार को सराहता हूं, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन और ताजरों की जो बुनियादी मसाइल हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर, ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर, उससे आप इसको अपने लिए बड़ा वो सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा कैश करने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ नहीं आती कि ये रजिस्ट्रेशन क्या फायदा देगी। मैं चाहूंगा कि वो फायदे जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हासिल हुए हैं, वो आज राजा अमर सईद साहब को आप समझा के भेजें कि ये भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। देखिए जी, किसी ट्यूटर ने अपने 2 शागिर्द सामने बैठे हुए थे ना, तो उन दोनों से उन्होंने पूछा कि ख्वाब किसे कहते हैं। तो अब जरा एक सवाल किया उन्होंने ट्यूटर ने, तो वो बच्चे आगे स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने अपने विजन के मुताबिक जवाब दिया। एक ने कहा सर ख्वाब वो होते हैं जो सोते में देखे जाएं, और एक ने कहा सर ख्वाब वो होता है जो सोने न दे। और यही फर्क है। मतलब अगर आप सोते में ख्वाब देखेंगे तो इसकी कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप वो ख्वाब देखेंगे जो आपको सोने न दे, तो फिर उसके लिए आइन भी जरूरी है, उसके लिए इलेक्शन भी जरूरी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। मतलब रजिस्ट्रेशन का आप यही मतलब समझ लेना कि एक अफगानी और पाकिस्तानी में क्या फर्क है। ठीक है, मतलब अगर पाकिस्तानी के पास आपका आईडी कार्ड नहीं है, आपकी शनाख्त नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो उसे आप पाकिस्तानी शहरी नहीं कह सकते, उसे पाकिस्तानी शहरी कहलाने के ना हक हासिल है ना हकूक हासिल है। ठीक है, ठीक है। एक अफगानी अगर आके यहाँ 20 साल भी रह ले और अपने हकूक मांगना शुरू कर दे, तो वो उसे आप वो हकूक नहीं दे सकेंगे। मैं राय साहब की तरफ दोबारा वापस आऊंगा, राजा अमर सईद साहब की तरफ बढ़ते हैं। और राय साहब ने तो आपकी तंजीम को माजरीन के करीब कर दिया। मैं चाहूंगा पहले आप अपनी तंजीम का तारुफ कराएं, उसके बाद फिर इन दिल की बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले राजा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है
कि आपने वाकई वाह कैंट के लोगों के लिए एक अमली इकदाम किया है, बहुत शुक्रिया। जिस पे मैं आपको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। बाकी हमारी जो तंजीम है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो अंजुमन ताजरान का जहाँ जिक्र आएगा वहाँ पे बिलखुसूस मेरे ख़ानदान का भी जिक्र ज़रूरी है, इसलिए कि ये अंजुमन ताजरान 1975 में बनी थी, तो ये इसमें सिर्फ एक शख्स जिन्होंने नाम लिया वो भी हमारे बुजुर्ग हैं। इसमें सिर्फ वो शामिल नहीं थे, मेरे वालिद साहब शामिल थे, मेरे नाना राजा मोहम्मद अयूब साहब शामिल थे। इसी तरह हम इस सिलसिले को ताजरों को मुतहद रखने के लिए हमारे वालिदैन ने ये जदोजहद की, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम खुद एक ताजर हैं और मैं समझता हूँ कि हम छोटे ताजरों में हमारा शुमार किया जाता है। तो हमें ये बात बाखूबी इल्म है कि ताजरों को मुतहद रखने में, और इसको जो है जब तक ये मुतहद नहीं होंगे तो इस तरह इनके मसाइल हल नहीं होंगे। इस तरह मेरे बुजुर्गों ने भी बड़ी कोशिश की, और ये जब जिस तरह राय साहब ने जिक्र किया कि ये अंजुमन ताजरान जो मुतहदा अंजुमन ताजरान है, मैं इसका थोड़ा सा आपको वाज़ह करना चाहूँगा कि ये 2000 के करीब तकरीबन, मैं उस वक्त छोटा था, तो उस वक्त भी ये अंजुमन ताजरान दो धड़ों में बटी हुई थी। एक अंजुमन ताजरान थी और एक तंजीमुल ताजरान थी। आज जो अंजुमन ताजरान रजिस्टर के बानी हैं वो उस वक्त तंजीमुल ताजरान के बानी थे। उस वक्त भी ताजरों में एक बेचैनी पाई जाती थी, क्योंकि ताजरों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा था। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब राजा सईद साहब और अल्लाह जन्नत में जगह दे हाजी लियाकत साहब, और उसी तरह दूसरी तरफ से चौधरी विरासत साहब थे, इकबाल शाह साहब थे। ये लोगों ने आपस में मिल बैठ के ये फैसला किया लायक अली चौक के मकाम पे कि ये जो तंजीमों की दो तरफा खींचातानी है, इसमें ताजरों का नुकसान। अच्छा राय साहब, आपने जिस सन का जिक्र किया कि तकरीबन सन 2000 की आपने बात की, तो 2020 चल रहा है। राजा हबीबुर रहमान साहब ने फिर यकीनन 20 साल पहले 2000 में ये अंजुमन ताजरान छोड़ी होगी, सियासी इजारादारी से तंग आकर। तो फिर मैं ये समझूं कि आपके बुजुर्ग ही इसको शायद अपने कस्टडी में सियासी तौर पर लेना चाहते थे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उस वक्त के उहदेदारान में उनका ही शुमार था। जी, मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि वो अंजुमन ताजरान की जो तारक साहब सियासत थी ना, वो एक अलहदा एक चैप्टर था। वो हमने जो अंजुमन ताजरान होती है उसका मकसद ये होता है कि ताजरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और जो मेरे वालिद साहब हैं उनकी, अगर आप 1985 में उन्होंने सियासत शुरू की, तो उनकी आप अगर सियासत का पूरा अपने सामने रखें तो उन्होंने कभी सियासत को उन्होंने खिदमत के अंदाज में की। और ये बात आपको वाह कैंट का बच्चा बच्चा बताएगा कि राजा सईद साहब ने हमेशा अवाम के हकूक के लिए सियासत की, और उन्होंने अपना जान माल अवाम के लिए सर्व किया। जब उन्होंने सियासत की तो उन्होंने फिर किसी पार्टी, और यही सबक लेकर हम चाह रहे हैं जब हम अंजुमन ताजरान में बैठते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ ताजर और अपने उन ताजर भाइयों के नुमाइंदे बन के बैठते हैं, जिसका सबूत राजा साहब आपने मुझे मेरी बात से हटा दिया, मैं उसको फिर दोबारा उस पर आऊंगा कि उसका सबूत यह है कि आपने जब देखा है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी बकायदा, उसके दौरान मेरे पे अपने ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ करने में 3 FIR हुई। अगर हम उसपे, अगर आप ये कहते हैं कि हम सियासी, हम अपनी ज़ाहिर बात है अपनी पार्टी की और अपनी हमारी जमात की गवर्नमेंट थी, हम उसमें, पर उसके बावजूद जब ताजर के साथ ज्यादती होती थी तो हमने उसकी हड़तालें की, इत्तेजाज किए, जिसके गवाह ये मेरे साथ डॉक्टर साबर साहब बैठे हैं, ये इसके आईनी शहद है। बस देखिए, जब हम ताजरों की बात करते हैं तो हम खुद एक ताजर हैं। हम ताजरों की बात इसलिए करते हैं कि हमें ताजरों के मसाइल पता है, और हम ये चाहते हैं कि ताजर एक जगह पे इकट्ठे हों और ताजरों के छोटे छोटे ताजरों के मसाइल हल हों। आप उसके लिए हम तंजीम की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाई राय साहब? ये उसी बात में मैं आता हूँ। ये 1998 की बात है, जब ताजर दोनों तंजीमों को खत्म करके मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान के नाम से ये तंजीम बनाई गई। उससे पहले राजा साहब ने खुद ही बता दिया कि तंजीमी हालात बड़े खराब थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमने उस बुरे वक्त में ताजरों को एक तंजीम मुहैया की, जिसमें मलिक फैसल इकबाल साहब का एक अहम किरदार है, मेरे वालिद साहब का अहम किरदार है, इकबाल शाह साहब और ऐसे लोगों का जिन्होंने इसको 15 साल तक तकरीबन हमने इस तंजीमी सिस्टम को चलाई रखा और ताजर का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। उसके आप कहें तो हमारे पास बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है, हमने बड़े बड़े ताजरों के मसाइल उसके दौरान हल किए। कोई 2-4 मसाइल बता दें। मसाइल ये, जब जो आपने ताजरों के इक़दाम किए हों। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि याद है आपको एक दफा
कैंट बोर्ड के जो ताजरों को 700% किराए बना के भेज दिए गए थे। उसमें हमने बाकायदा एहतजाज भी किया, उसको टेबल पे भी हमने उनसे बात की और हमने एहतजाज भी गाल की और अदालत में जाके हमने ताजरों के हक में फैसला किया। आज भी वो तहरीर गवाह है, उसमें राजा सईद साहब के और मलक आबद साहब बतौर उस टाइम जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे थे। आपको वो दस्तावेज जो है कैंट बोर्ड से मिलेगी। इसके अलावा राजा साहब बहुत सारे काम ऐसे हैं, मैं अब आपको यहाँ पे 3, 4 या 5 काम होते तो मैं आपको गिनाता। आपको इंशाल्लाह अगर आप उस पर मेरे साथ प्रोग्राम रखें तो मैं इंशाल्लाह मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान का बकायदा रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आऊंगा और आपको मैं ऑन दी रिकॉर्ड अपनी एक दफा फिर राजा अमर साहब की तरफ आएंगे हम दोबारा और कुछ सवाल करेंगे। मैं अपने प्रोग्राम के आज के तजिया निगार सीनियर साफी डॉक्टर साबर साहब की तरफ बढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप दिल की बातें में अपनी भी दिल की बातें शामिल करें और आपके दाएं बाएं बैठे जो दोनों ओहदेदार हैं इनकी कारकर्दगी का जरा आप भी तनकीदी जायजा लें। और जहां पर ये हमारे प्रोग्राम का खासा ये है, जो यहाँ पर खराज तहसीन या अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही दिल की बातें हैं और जो बात दिल से निकले वो असर भी रखती है और मेरा ख्याल है दिल की बातें ही होनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ता हूँ। जी राज तारिक साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ताजे बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बातें सुन रहा था मैं, क्योंकि ये तारीख जो अंजुमन ताजरान की तारीख है, रायत हबीब साहब ने जिक्र किया कि ये बड़ी पुरानी तारीख है। 1975 से ये सफर शुरू हुआ। हम छोटे थे लेकिन उस वक्त हमने ये चीज देखी, अल्लाह मग़फ़रत करे, मलक अकबरदीन साहब, वो अनवार चौक में एक MI रूम हुआ करता था जो कि एक इलेक्शन ऑफिस होता था। वहां पे बकायदा एक इलेक्शन का एक प्रोसेस मुकम्मल होता था और वो इलेक्शन आइन व ज़वाबित को मद्देनजर रखकर ऐसे इलेक्शन होते थे कि किसी बीट का कोई कौंसलर, यानी कि 16 दुकानदार या 20 दुकानदारों पर जो कौंसलर मुंतखब होता था, उसके दरमियान इतनी फाइट होती थी कि जैसा कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो रहा हो। और फिर वो जो कौंसलर मुंतखब होता था उसके बाद फिर वो जो ढोल डमक्का और वो एक शादियाने बजाए जाते थे, तो एक समा ऐसा लगता था कि यार कि कोई इलेक्शन कंटेस्ट हुए हैं। इंतजामिया को एक मैसेज जाता था। वो तारीख अब खत्म हो गई, किस्सा पारीना बन गया। सफर की आगे बात करता हूं। मैं अंजुमन का भी हिस्सा रहा, ताज बरादरी तंजीम ताजरान का भी मैं हिस्सा रहा हूं और नौबाद में मेरा क्लिनिक था, तो उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था नौबाद का तंजीम ताजरान, और वो भी मलक उमर हयात साहब ने ही बनाई थी और उसका भी टाइटल रजिस्टर्ड ही था। नहीं, ये रजिस्टर्ड का लफ्ज आपके लिए पुराना वो भी रजिस्टर्ड था। और उसके बाद मैं क्योंकि मरकजी ओहदों पर भी था, मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था, तंजीम ताजरान में रहा हूँ। ये 98 की 99 की बात है सर। तो आल्सो द मेंबर ऑफ सुप्रीम काउंसिल। वो मामलात, वो इलेक्शन भी हमने जो कंटेस्ट कराए, उस वक्त भी 2 धड़े मौजूद थे वाकएंड में। नवाबाबाद में ये इलेक्शन कंटेस्ट हुए थे और फिर वो एक धड़ा था, फैसल इकबाल साहब, रफीक बहुत हो गए अल्लाह की चौक के, जहांगीर मुगल साहब भी थे मेरे साथ उसमें, शायद साहब थे। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज हम में मौजूद नहीं है। चौधरी गनी साहब हैं, राजा अनवर साहब वो मौजूद नहीं है, जहांगीर मुगल साहब वो मौजूद नहीं है। बड़ा किरदार इनका रहा है कुलीदी अंजुमन ताजरान में। वो इलेक्शन कंटेस्ट हुए, दरमियान में इलेक्शन अभी पोलिंग हो रही थी तो फिर बाइकाट कर दिया गया और फिर वो चले गए। लेकिन इंतजामिया को तलब किया गया, पुलिस को तलब किया गया और वो फॉर्मेट सारा जो इलेक्शन का था नौबाद में हुआ और मैं अंजुमन वो तंजीम ताजरान नौबाद को उस वक्त मरकजी ओहदे पर भी था। तो उस कंटेस्ट करने में मेरा कुलीदी किरदार था, जो सिलसिला था वो मैंने खुद मुकम्मल किया था। फिर तंजीम ताजरान मारज वजूद में आई और उसने अपना एक टेन ओवर मुकम्मल किया। मीनवाइल कुछ मामला ताज बरादरी में ऐसे हुए कि जिसमें धड़े बंदियां हुई। उसमें मैं जिक्र करूंगा फैसल इकबाल साहब का।
उन्होंने बलाकुलीदी किरदार अदा किया और बड़े वसीउल कल्बी का मुजाहरा करते हुए इस मामले को ख़त्म किया कि जनाब अपने घर पे उन्होंने 400 बंदों की दावत की थी, जिसमें मलक उमर फारूक उमर हयात साहब थे और मरकजी जितने भी बंदे थे वो सारे मौजूद थे। और कुछ दिन पहले भी हाथों में हाथ देकर, हाँ जी, हाथों में हाथ देकर इलाहा किया गया और तमाम नफरतें कदूरतें ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने का अज़्म किया गया। लेकिन वो अज़्म भी चंद दिन रहा, उसके बाद फिर वो शिराजा, वो अज़म पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंच सका? आपकी नजर में उसकी वजूहात क्या थी? आप वो दिल की बातें नहीं कर रहे हैं कुछ, थोड़ा सा वो मैं चाह रहा हूँ आप अपने मखसूस अंदाज में जरा मखसूस अंदाज में अगर मैं बात करूंगा तो हमारे दोस्त हैं कुछ नाराज भी हो जाएंगे, भाई हमारे। एक्चुअल जो बात है वो ये है कि के सामने बात आनी चाहिए। इस ताज बरादरी का जो प्लेटफॉर्म, जिसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइटल दिया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान, फिर उसके बाद तंजीम ताजरान, मुत्तहदा अंजुमन ताजरान और फिर अब दोबारा एक अंजुमन ताजरान। एक्चुअल जो है ना, मैंने ये चीज नोट की है कि ये इस प्लेटफॉर्म को जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, मुख्तलिफ अदवार में जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और उसमें ताज बरादरी को एक ढाल बनाया गया। बहुत सारे मामलात ऐसे भी नजर आए हमें जिसमें हमारे मरकजी ओहदों पर फायज उनके घर से जनाब जना रेड हुआ और वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें भी बरामद हुई कि जनाब जना एक छौनी के इलाके में, हसास इलाके में, जो कि टाइटल है अंजुमन ताजरान का जिसे रखा हुआ है, और उसके घर में एक ऐसा काम हो रहा था कि एलियट फोर्स ने छापा मार के वो जनाब अलवार चौक में वहां पे वो किया। तो ये चीजें ऑन ग्राउंड है, ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं वैसी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, ये तमाम हमारी ताज बरादरी को ये चीजें पता है। मसला ये है कि ये अंजुमन ताजरान की सदारत क्या है। लाज़ी बात है कि ये फूलों की सेज तो है नहीं, फूलों की सेज तो है नहीं। राजा आमिर साहब ने कहा कि मुतअद्दिद अदवार में मैंने चूंकि बतौर मीडिया मैंने वो किरदार अदा किया जिसमें हमारी इंतजामिया के खिलाफ इन्होंने स्ट्राइक की और बहुत सारे मामलात थे ताज बरादरी के लिए किया, लेकिन वो वहां पर इनको अताब का निशाना भी बनाया गया, FIR भी हुई है, बड़े मामलात हुए हैं, तमाम पिक्चर मेरे नोटिस में है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये राय साहब कि आपने अगर ये बात मुझसे करवानी है तो वो ये है कि चूंकि मैंने ये आपने अभी जिक्र किया 2000 में इन्होंने ये मुत्तहदा अंजुमन ताजरान एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हुई, उसके बाद 20 साल का सफर कैसे गुजरा। अब वो 20 साल की जब बात की जाए तो लाजी बात है कि कायन और ज़वाबित को अगर देखा जाए, तंजीम का आयन ज़वाबित होते हैं, उसका टेनोर मुकर्रर होता है, 1 साल 2 साल वो टेनोर मुकर्रर होता है। उस 2 साल टेनोर में दोबारा इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाया गया, ये हमारा भी एतराज था बतौर मीडिया, और ताज बरादरी ने भी इसको महसूस किया कि ये जनाब एक छाप, एक मनापली वाला सिस्टम एक चल पड़ा है कि इतना एक लॉन्ग पीरियड गुजर गया, इलेक्शन क्यों नहीं कराया जाए। बहुत अहम पॉइंट की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया। मैंने एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मैं चंद सेकंड में राजा वीब साहब और राजा आमिर साहब से एक सवाल करूंगा। राजा साहब, आप रजिस्टर्ड होने के दावेदार हैं, तो डॉक्टर साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि रजिस्ट्रेशन के असूल ज़वाबित है, क्या वजह है कि हम, हालांकि आपका जिस सियासी जमात से तल्लक है, बिलाशुबा सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, नजरियात अपनी जगह पे, लेकिन उसको एक जमहूरी पार्टी माना जाता है। आप अपनी अंजुमन ताजरान के अंदर इस जमहूरी कल्चर को परवान क्यों नहीं चढ़ा सके और ये सिलेक्शन का सिलसिला क्यों जारी रहा? जी, मुझे आए हुए 3 महीने हुए हैं जी जी, और इन 3 माह में या 4 माह में हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है। मैं अपनी पूरी टीम को इस्तखराज तहसीन पेश करूंगा कि हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है और आइन भी, जो आइन व ज़वाबित होते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, उसको भी रजिस्टर्ड करवाया है और उस आइन व ज़वाबित के तहत हर 2 साल के बाद इलेक्शन होंगे। ठीक है, अभी जो रजिस्ट्रेशन हुई है ये अबूरी सेटअप है, हमारा अबूरी सेटअप है और मैं अबूरी सेटअप हूँ और मैं अबूरी सेटअप का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं आपको आज ये प्रोग्राम क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ कि मैं अबूरी सेटअप के बाद ये अंजुमन ताजरान को अपने पांव पे खड़ा होकर ताजरों को दे के जाऊंगा, खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बहुत खूबसूरत बात आप। ये मैं सिर्फ
मैं इसलिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन अच्छी नीतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये एक बहुत मैं अहम आपको वजह बताऊं कि कदम होगा। इस टाइम क्यों जरूरी है अंजुमन ताजरान वाकई के ताजरान के लिए। वक्त के साथ साथ जब 1975 में अंजुमन ताजरान बनी और उसने सफर तय किया 1998, 96, 95 तक, उस वक्त हालात और थे। छोटी छोटी किराने की दुकानें हुआ करती थी, छोटे छोटे वो हुआ करते। अब हालात और वक्त बदल गया है, किराने की दुकानें मार्टों में चेंज हो गई हैं, छोटे छोटे मेगा मार्ट बन गए हैं, मतलब छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो मेगा मार्ट बन गए। इसी तरह जो मसाइल हैं आपके FBR के, आपके कैंट बोर्ड बढ़ के, गए, आपके वो भी बढ़ गए और वो अब वक्त के साथ साथ लीगल हो रहे हैं। और उस वक्त जो सफर हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था, मतलब मुझे भी फख्र है कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, आमिर सईद साहब को भी इस बात का फख्र होगा। मतलब यहाँ वाकई में जो आए वो मजदूर के बेटे थे और उन्होंने तरक्की करके बिजनेस, किसी ने किया, किसी ने जॉब की और वो तरक्की करके एक स्टेज पे पहुंचे। लेकिन उस वक्त वो शऊर नहीं था कि इस सारी चीज को लीगल भी करना है। मतलब आप देखें ना, आपका ID कार्ड है वो 75 में ठीक कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की जरूरत यकीनन पाकिस्तान के आयन के अंदर भी और उसकी भी है। और इस वक्त FBR के जो मसाइल अभी आ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ अपने राजा अहमद साहब भी बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछता हूँ कि इस वक्त जो FBR के मसाइल हैं वो अगर ये हल करते हैं तो मैं अभी आज जो है ना यहाँ। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म का राय साहब मकसद भी यही है कि आप वो सवाल यहाँ पर पूछें जो आप एक दूसरे से फेसबुक पर पूछते हैं, तो दिल खोल के पूछें। मैं दोबारा राय साहब की तरफ ब्रेक के बाद आऊंगा। राजा अमर साहब, मुख्तसर 1 मिनट के टाइम में आप ये बताएं कि आपकी तंजीम वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो कह रहे हैं, चलें मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, क्यों आप अपनी अंजुमन ताजरान के अंदर जमहूरी कल्चर को परवान क्यों नहीं चढ़ा सके? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे जो याद आता है शायद उसी इलेक्शन का डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे हैं जब लाला रुख के सदर चौधरी आबद वड़ाई साहब मुंतखब हुए थे। उसके अलावा मेरी लाइफ में भी मुझे याद नहीं आता कि कभी कोई इलेक्टेड बंदा सामने आया हो। उसकी वजह यह है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि या राजा साहब ने जिक्र किया, तो आपने देखा जब 2005 में हमारे भाई जो जलजले से मुतासर होके आए हैं वो अभी तक सेट हुए। इसी तरह हम भी जब वो अंजुमन ताजरान की भाग दौड़ संभाली की तो हम एक जलजले से गुजर के आए थे, इसको तोड़ के दोबारा बनाया गया था। तो राजा साहब 15 साल हमें लगे क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं थे। हमने इन ताजरों का डेटा इकट्ठा किया। इस बात से मैं इख्तलाफ करूंगा क्योंकि अंजुमन ताजरान तंजीम का नाम हो और वसाइल की कमी की बात की जाए, ये बात अकल में नहीं आती। करोड़ों रुपए की मलकियत वाले दुकानदार आपकी अंजुमन ताजरान में मौजूद हैं, या आप फंडिंग का कोई प्रॉपर सिलसिला नहीं बना सके, तो उसमें भी आप शायद वो आपकी अपनी नाकामी है। इसमें मुकद्दर कलामी की माफी, यहाँ मैं इसलिए बीच में बोल पड़ा हूँ कि यहाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है कि ऑडिटेबल अदारा होना चाहिए। जब आप फंडिंग करेंगे ना तो उसका ऑडिट भी होना चाहिए। जब आप ऑडिट देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन बहाल होगी, ऑडिट नहीं देंगे, ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करवाएंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन मंसूख हो जाएगी। उसके बाद दूसरा मैं आप बता रहा हूँ आपको, वो उस पर आपकी बिल्कुल उस पर हमने भी कोई इतनी खास, हम जो खिदमत कर रहे हैं राय साहब इस प्लेटफार्म से, हम इंशाल्लाह मैंने आपको बताया ना हमारे बुजुर्गों का एक मिशन है। इसी तरह मलक आबद साहब जो आप हमारे देख लें, जितनी हमारी तंजीम है ये इनके वालिदैन या इनके एक मिशन हम लेके चल रहे हैं। तो हमें बिल्कुल इलेक्शन, हमने लास्ट टाइम भी जब मैं और मलक आबद साहब सेलेक्ट हुए हैं, हर शाह पे हमने वो पॉम्फलेट भेजा और बाकायदा हमारी लिस्टें और हमारी बात किसी फोरम पे ये तय हुई थी कि मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान के इलेक्शन नहीं होंगे, ताजर इलेक्शन होंगे। आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया? जी बिल्कुल किया। उसका मैं भी खुद कहा कि सिलेक्ट हुए हैं, नहीं सिलेक्ट नहीं हुए। अच्छा चले, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं वो आप मेरे से थोड़ा सा पूछ लेना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने बाकायदा एक हमारे साथ इनकी एक तय हुई बात, मलक गुलाम हुसैन जो इलेक्शन कमीशन है उस पर, उसको मलक उमर याद साहब ने तस्लीम किया। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि नेक्स्ट अगर कभी आए तो मैं लेटर वगैरह उनके साथ लेके आऊँगा। उन्होंने उसको तस्लीम किया और इन्होंने कहा कि जी हम ताजर इलेक्शन लड़ेंगे, 2 पैनल आएंगे, दोनों तंजीमों को ताजर वोट करेंगे, जो तंजीम जीतेगी वो ताजरों के मसाइल आगे बागडोर संभालेगी। मगर मुझे नहीं पता उसकी वजह। उसके बाद 4 तारीख को 5 जुलाई हमने तारीख को कागज जमा कराने थे। 4 तारीख को हमें फैसल इकबाल साहब के दफ्तर में फैसल इकबाल साहब ने बुला के हमें ये पैगाम दिया कि मलक उमर याद साहब कह रहे हैं कि मिलकर ये ऑन द रिकॉर्ड, और मैं बिल्कुल इस बात की हर किस्म की आपको जो बात करूंगा
ये ऑन द रिकॉर्ड करूँगा। राजा बीब साहब मेरे भाई हैं, इन्हें इन मामलात का पता नहीं है, ये उससे बाद शामिल हुए हैं, ये उससे पहले की बात है। उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह करेंगे, मिल के एक सेटअप सामने दे दें। तो आप अपने अल्लाह पर यकीन करें कि हमने इनको कहा नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि मलिक साहब हम पे इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाते रहे हैं जो हमें नाकाबिले बर्दाश्त थे। हम ये चाहते हैं अगर हम इतने ताजरों में मकबूल नहीं हैं तो हम इस काम को छोड़ दें। यानी मलिक साहब ने आपको ऑफर की कि ओहदे बांट लेते हैं, ओहदे बांट लेते हैं। हमने उसको बिल्कुल इनकार किया और उसके बाद ये पॉम्फलेट फेंके गए, फिर हमारे खिलाफ बैनर लगाए गए, हम पे ऐसे ऐसे भी इल्ज़ाम लगाए गए जो मैं समझता हूँ कि एक इखलाक के हिसाब से। हमारे मेजबानों ने खुल के दिल की बातें करना शुरू कर दी हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ब्रेक के बाद भी इसी तरह दिल की बातों का सिलसिला जारी रहेगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद आपका मेजबान राजा तारिक महमूद दिल की बातें लेकर एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बातें। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा मार्केट का रुख करेंगे और मार्केट में मौजूद हैं शान, जो मुख्तलिफ ताजरों के व्यूज़ ले रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं कि वो इन दोनों तंजीमों के ओहदेदारों की कारकर्दगी से कितने मुतमिन हैं। तो ज़रा मार्केट की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन हम मौजूद हैं संगम जूस पर। इनसे पूछते हैं कि अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से मुतमिन हैं, क्या इनकी फलाह व बहबूद के लिए अंजुमन ताजरान ने कोई काम किया है? कोई काम तो नहीं किया, ना ही हमारे से उनकी कोई बातचीत हुई है, कोई ऐसी मतलब कभी किया ही नहीं काम हमारे लिए। चाहता हूँ कि छोटी सी बस्ती है, इत्तेफाक होना चाहिए और उनका काम है कि जिसके साथ कोई मसला हो वो उनका साथ दें, उनके साथ चलें सही तरीके से। ये नहीं है कि दोगली पॉलिसी करें, ना आए, ये ना करें, फ़ोन ना उठाएं, बस ये मैं कहना। चाइना शूज़ की दुकान पे जो बस्ती चौक के बिल्कुल पास है, इनसे हम पूछते हैं कि अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से ये मुतमईन हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाईजान, हमारा लिए अभी कोई काम नहीं किया। हमारा लिए ये जो ताजर है, ये जो हमारा जो आबिद भाई है, अभी तक कोई जो है ना इसने काम नहीं किया है। हमारा दुकानें पड़ गए, कंट बोर्ड की तरफ से भी पड़ गया, बहुत मसला है, लेकिन कोई अब मुझसे राजी नहीं है उससे। अच्छा ठीक है। आप वो मलिक आबिद साहब की बात कर रहे हैं? जी, दोनों के कर रहे हैं, अभी तक किसी ने नहीं पूछा हमारा। अच्छा ठीक समझ के, और नए जो है ना इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, आपको उनकी क्या मसला हुआ था कि उन्होंने जो हाल नहीं किया? कंट बोर्ड के ये जो मसले मसाइल आते हैं उसके लिए भी जो है ना हमारे लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। अच्छा, दूसरा बात यह है कि जो है ना अभी नया इलेक्शन होना चाहिए। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं खोखर ऑटो स्टोर पर और इनसे पूछते हैं कि अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं बेसिकली मरकज़ी अंजुमन ताजरान दिल्ली मार्केट का यहाँ से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हूँ। तो मलिक उमर हयात साहब की क़यादत में, राजा हबीब रहमान साहब की क़यादत में मरकज़ी अंजुमन ताजरान ताजरों के लिए भरपूर काविशें कर रही है। स्टेशन कमांडर साहब से, कैंट एग्जीक्यूटिव साहब से गाहे बगाहे मीटिंग हो रही है और जो बहुत सी हसास इशूज़ हैं कि जो अभी तक हल नहीं हो सके थे, उनके ऊपर मरकज़ी अंजुमन ताजरान अपना पूरा वर्क कर रही है। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं फरहान प्लास्टिक एंड डिस्पोजेबल शॉप पर। इनसे पूछते हैं कि ये अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं। ये अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से तो मुतमईन नहीं है। हमने इनको जो ताजरान के कार्ड्स होते हैं उसके लिए कहा गया था, क्योंकि हमें बैरियर सेंट्री का बड़ा अक्सर इशू रहता है गाड़ियों की, तो वो उन्होंने हमें कार्ड वगैरह तो नहीं बना के दिए। बाकी तो अंजुमन ताजरान की जो कार्डकर्दगी है वो आपके सामने ही। अच्छा, आपने कार्ड बनाने के लिए किसे बोला था? ये गिलानी राइस वाले भाई हैं, मैं अब उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो अंजुमन ताजरान में ही होते हैं। तो उन्होंने मतलब आपको क्या रिस्पॉन्स किया कि क्यों नहीं बना के दे रहे कार्ड? उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट की तरफ से इजाज़त वगैरह नहीं है, तो कहा चिट वगैरह बना के देंगे, लेकिन चिट वगैरह भी कोई नहीं बनवा के दी थी। तो ये आज से कितना अर्सा पहले की बात? तकरीबन 2 महीने पहले की बात। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन ताजरान के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं, दोनों बंदे ठीक हैं, लेकिन आपस में इनके क्या इख्तलाफात हैं इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। दोनों अपने मामलात में हैं। बाकी यहाँ के हालात कैंट बोर्ड के बहुत ही बुरे हैं। आर्मी अपनी मर्ज़ी करती है, अंजुमन ताजरान को कोई पूछता नहीं है। जब आए चीज़ें उठाई, कैंट बोर्ड ने चीज़ें उठा के ले गए, कभी कुछ किया। गरीब लोग, ख़ास तौर पे रेडी वाले, ये बहुत ज़्यादा तंग है। कभी इनकी रेडी उठा के ले गए, कभी किसी के सामान उठा के ले गए, रेडी उल्टी कर दी।
इसलिए अंजुमन ताजरान आजकल कुछ भी नहीं कर रही। या मतलब आप जेनेरिक बात कर रहे हैं या किसी एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं? दोनों ग्रुप में यही है कि वो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई अंजुमन ताजरान का किरदार हमारी मार्केट में नज़र नहीं आता। जी नाजरीन, हम मौजूद हैं एक रेडी बान की तरफ और इनसे सुनते हैं कि ये अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं। बड़े भाई हम तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारी अभी रेडी उठा के ले गए। मैं इधर का मुकामी हूँ, बस्ती का रहने वाला, और जो बाहर कश्मीर पत्नी कहाँ अफगानिस्तान से आए हैं वो मंथलियाँ दे रहे हैं इनको और वो रह रहे हैं। समझे ना, आप हमें बताएं हमारा क्या कसूर है? हम इधर के रिहायशी भी हैं, पैदाइशी भी हैं और इधर के पल जाम हैं। आप हमें बताएं हमारा क्या कसूर है? हमें या कोई नौकरियाँ दे दें, हमें कोई चीज़ मुलाजम दे दें, हम ना हमें करने देते हैं, ना बदमाशी अपनी बनाई हुई है इन्होंने। बाहर से आके जो रिश्वत इनको दें तो वो उनके साथ सब अच्छी की रिपोर्ट है। और आज रेडी उठा के ले गए, मैं ज़मीन पे बैठा हूँ, सामान मेरा सारा रुल गया। अच्छा, आपने उनसे रब्ता नहीं किया, उनसे जाके बात नहीं की? उनको जाके बात भी की है, सब कुछ है। वो जो जिनके दूसरी रेडियाँ छूट गई हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं, हमारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, हम तो ज़मीन पे बैठे हैं। अभी देख लें, कितने अरसा पहले ये वाकया हुआ है? ये अभी 2 घंटे पहले वाकया हुआ है। यानी आप उनको पैसे नहीं देते और वो आपकी रेडी उठा गए? हाँ जी, हम इधर के मुकामी है ना भाई, जिनकी 15-15 रेडियाँ वो तो दे रहे हैं ना। अब हमारी एक रेडी है, मैं एक से हम 10 बंदे पाल रहे हैं, मैं उनको दूंगा या मैं घर पालूंगा? ये एक मलिक आबिद साहब हैं, एक राजा हबीब साहब हैं, किसकी? भाई जी हम किसी के ग्रुप की बात नहीं कर रहे। आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, हम तो गरीब हो, हम किसी की आवाज़ उठाएंगे कल को आगे कोई बना बात करते हैं, हम तो किसी से नहीं कहते। नाज़रीन, हम मौजूद है जदून आटोज पे। बिल्कुल यार, अंजुमन ताजरान ठीक है हमारे साथ, तो जो भी कुछ हमने उनसे अपने तवसात किए हैं उन्होंने हमें क्लियर किए हैं, कोई शक नहीं है, ठीक अच्छे लोग हैं। मलिक आबिद साहब से। अच्छा, मलिक आबिद साहब से। मैं अरशद साहब के पास खड़ा हूँ और ये पाकिस्तान का जो ओवरलॉक शॉप है, इस शॉप को तकरीबन 20 साल का अरसा हो गया है बस्ती के अंदर। मसला ये कि इस तरफ अंजुमन ताजरान सिर्फ दोनों साइड्स रोड पे मेन रोड्स हैं, वहाँ तक वो सिर्फ उनका वो एक सारा काम चल रहा है कि वो पूछना, कोई लेना देना, कोई इवन गो के कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होता है कि नोटिस दे दिया जाए कि ये आज ये प्रॉब्लम है, ये इस तरह कर लेना, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ गोल मार्केट और दोनों साइड जो डबल रोड्स हैं उन पे जितने भी दुकानदार हैं उन तक वो नोटिस या नोटिफिकेशन के ज़रिए जो उनको पेपर सेंड कर दिया जाता है ताकि ये प्रॉब्लम है, इसको कोई या कोई इज्तिमाई को मसला है या कोई इंडिविजुअल मसला है किसी का, तो वो वहाँ पे किया जाता है। साइड वाले जो साइड्स राइट मतलब इवन कोई रोड से हट के लोग हैं या जो जितने भी दुकानदार हैं उनको कोई भी नहीं पूछने वाला, कोई उनके आके या हाँ अलबत्ता उस वक्त ज़रूर ये आते हैं जब कोई इलेक्शन वाला मसला हो, इलेक्शन करीब आने वाले हों, कोई लोकल बॉडीज़ का मसला हो, तब ये ज़रूर आगे पूछते हैं जी हाँ जी आप एंट्री करवाते हैं, आपको काम कराते हैं, कार्ड बना के देते हैं, तब ऐसा तो ऐसे अदरवाइज मुश्किल। अच्छा, आप मलिक आबिद साहब हैं और एक राजा हबीब साहब हैं, आप किन के बारे में ये रिव्यूज़ दे रहे हैं? देखें, चाहे मैं मलिक आबिद साहब तो मेरा ख्याल अभी शायद है भी नहीं, मेरा ख्याल अब तो हैं भी नहीं, तो दूसरे साहब जो फैसल भाई अभी मेरा ख्याल रिसेंटली बने हैं, फैसल भाई भी अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई उनसे मेरी थोड़ी बहुत सलामदा है, लेकिन ये है कि उन्होंने साइड की तरफ आना जो है काम ही मुनासिब ही नहीं समझा, लेकिन ये है कि उस तरफ उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन साइड पे नहीं। नाजरीन, हम मौजूद हैं डॉलर प्लस मल्टी स्टोर पर, एक गिफ्ट शॉप है, बिल्कुल बस्ती चौक के अंदर मौजूद है और इसको 15 से 20 साल इस दुकान को हो गए हैं। इस दुकान के मालिक से हम पूछते हैं कि वो अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं। जी अभी तो हमें ये नहीं पता लगा कि यहाँ पे सदर कौन है। यहाँ पे तो सुनने में आता है कि 5-6 सदर हैं मार्केट के, और कभी किसी ने कुछ आके पूछा भी नहीं आज क्या हालात हैं, क्या मामला। यहाँ के तो ना तंजीम का पता है कौन है कौन नहीं है, और ना पे यहाँ पे कोई हफ्ते की कोई छुट्टी है, कोई प्रॉपर कोई तरीक़ाकार ही नहीं है किसी का, कुछ भी नहीं। बस कभी आते हैं कोई पॉम्फलेट दे जाता है, हाँ जी आबिद साहब सदर हैं, कभी अब्बासी साहब सदर हैं, कभी हमारे अलबदर वाले वो सदर हैं, तो कभी आगे यूटिलिटी स्टोर के साथ बेकरी वाले हैं वो हैं, कभी समझ नहीं लगती कौन है कौन नहीं। नाज़रीन, हम रिश्केई क्लॉथ शॉप के अंदर मौजूद हैं और ये ज्वेलरी मार्केट है, हम इनसे पूछते हैं। हम उनसे बिल्कुल मुतमईन हैं, हम उनकी कारकर्दगी से और जो वो हमारा ख्याल रखते हैं या जो हमारी मार्केट के जितने भी कानून और ज़वाबित हैं उन सबको पूरा किया जाता है, हमारी सुनी जाती। बैरियर से अंदर गाड़ी लाते हैं तो वो अंजुमन तहरीक का हम उन्हें कार्ड शो करते हैं, तो वो हमें किसी भी रुकावट के बगैर हमें आने देते हैं। कोई भी वॉचर चाहिए हो उस पर हमें बिल्कुल तहरीर करके वो कुछ भी दे देते हैं,
तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं राजा हबीब साहब की बात कर रहा हूँ। हम अरशद ज्वेलर एक शॉप है वहाँ पर मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं कि अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से ये कितने मुतमईन हैं। अंजुमन ताजरान से हमें ये गिला शिकवा है क्योंकि अंजुमन ताजरान का मतलब ये होता है कि ताजुर को मतलब कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ दें, ठीक है। उस तरह तो हमारे पास ना कोई अभी तक आया है, जो भी आता है वो यही कहता है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ 2011 में डकैती हुई है तो अंजुमन ताजरान का जो रोल रहा है, हमारे पास आए हैं, वो हमने हड़ताल वगैरह भी की है, सब कुछ किया, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ हमें। अंजुमन ताजरान तो हबीब साहब तो अभी तक तो ना ही हमारे पास आए हैं कभी। आबद वराई साहब के दौर में ये वारदात हुई थी तो आबद वराई साहब हमारे साथ आए थे, लेकिन ये है कि बेनिफिट कुछ नहीं मिला है। साथ चलने से ये मतलब नहीं होता है कि बंदा बस खड़ा रहे, साथ चलना बड़ी बात होती है। हम मौजूद हैं एजी गारमेंट्स पर। बिल्कुल मुतमईन हैं हम, लेकिन हम चाहते हैं कि एक छुट्टी भी होनी चाहिए। पूरा हफ्ता ज़ाहिर सी बात है हम अपना बिज़ी टाइम निकाल कर यहाँ पर आते हैं शॉप पे। मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में एक छुट्टी लाजमी होनी चाहिए। वो जुम्मे की अगर करते हैं तो वो बहुत बेस्ट है क्योंकि हाफ डे होता है। नाज़रीन हम मौजूद हैं जीन्स पॉइंट पर और इनसे पूछते हैं कि अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से ये मुतमईन है और वो किस तरह काम कर रही है इनके लिए। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। हम तो इनसे बहुत मुतमईन हैं क्योंकि वो तो हमारी हेल्प हर चीज़ की हेल्प कर रही हैं, ठीक है, इसलिए हम उनसे बहुत मुतमईन हैं। अच्छा वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को। जी नाज़रीन हम मौजूद हैं राशिद पान शॉप पे। ये बस्ती स्टॉप के बिल्कुल साथ ये दुकान बहुत मशहूर पान शॉप है और बहुत पुरानी दुकान भी है। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं। भाई हमारा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा उनसे और कभी हम नहीं गए उनके पास। अच्छा, तो आप कोई शॉप को इतना अरसा हो गया, क्या वो भी आपके पास नहीं आए कभी? नहीं, वो आते हैं। अच्छा, वो आते हैं जो मेंबरशिप आते हैं, हम कभी नहीं गए। हम मौजूद है पाक फ्रंटियर पे, गोल मार्केट के बिल्कुल मुत्तसिल ये एक शॉप है। अंजुमन ताजरान का हमें पता ही नहीं, आप मुतमईन की बात करते हैं। आपको अभी तक मतलब वो अप्रोच ही नहीं किया आप तक उन्होंने? हमारे कोई अप्रोच नहीं है, कभी आए नहीं, कभी हाथ तक नहीं मिलाया उन्होंने। अंजुमन ताजरान है कौन, यहाँ का सदर कौन है, हमें तो ये भी नहीं पता। हम इस्लामाबाद टेलर पर मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से आया ये मुतमईन हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अंजुमन ताजरान की किसी भी एक्टिविटी से हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। ये काम करते ही नहीं है सही तरीके से। इधर पूरी मार्केट में एक भी वाशरूम नहीं है। अच्छा जी, और बाकी कोई भी किसी का कोई मसला मसाइल हो बिल्कुल ये तामन नहीं करते। वो कह रहे हैं इधर अड्डे पे जाएं, इतने गंदे वाशरूम है, उधर कोई भी मसला हल करते ही कोई भी नहीं है, इनके बस की बात ही नहीं है। अच्छा, इसमें दो ग्रुप्स हैं, एक मलिक आबिद और एक राजा हबीब, आप किसके बारे में? दोनों आपस में लगे हुए हैं, हमारा कोई हल नहीं करते। ये एक दूसरे के बाद ये मेरी सुने, वो कहता है मेरी सुने, हम हमारी कोई भी नहीं सुनता। पैलेस बेकरी पे और इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से ये मुतमईन हैं। मुतमईन है सर हम मौजूद हैं न्यू जदून शॉप के। हाँ जी बिल्कुल मुतमईन है, ठीक है, किसी किस्म का मतलब कोई वो नहीं है, तो कोई भी काम हो मिलजुल के कर लेते हैं। हम मौजूद हैं न्यू एज शॉप पे। इस शॉप को तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया बस्ती के अंदर। इस शॉप के मालकान से हम पूछते हैं। ये अभी तक तो मैं बताऊँ ना 30 साल में कोई कारकर्दगी नहीं है। बरसात में तकरीबन देखें तमाम सड़कें नाली पानी, अभी भी मेरी शॉप के सामने आप देख सकते हैं, बारिश आती है तो पानी कहाँ तक आता। मुतमईन नहीं है किसी से भी। खुद इनको चाहिए कि खुद भी इसी बस्ती में घूमते हैं, शहर इन्हीं का है, हमारा भी शहर है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, नज़र इनको आना चाहिए। ना मौजूद हैं बिस्मिल्लाह नान शॉप पर और इनसे पूछते हैं कि अंजुमन ताजरान की कारकर्दगी से ये मुतमईन हैं या नहीं। जी बताइएगा। जी हम उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन है, पर हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ये नाले का है। अच्छा, क्योंकि रोटी का काम है, आपको पता है, खाने पीने का काम जितना भी साफ बना करे नहीं। तो ये अभी तो बाज़ाहिर देखने में इतना पानी नज़र नहीं आ रहा, तो क्या ये जब बारिश होती है तब आपको? जब बारिश होती है ना यहाँ पे आ जाता है हमारे पाँव। जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है फिर तो ज़ाहिर सराबी आएगा। ठीक हो। हम मौजूद हैं अलबदर गारमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से जो आपसे बात कर रहा हूँ, राजा हबीब साहब की कारकर्दगी अंजुमन ताजरान के वाले से बहुत शानदार है। लॉकडाउन के दौरान और उसके अलावा भी तमाम वक्त में राजा हबीब साहब ने तमाम ताजरों से मुशावरत की और उनसे रब्ता रखा। जी हम इस वक्त मौजूद हैं हॉलीवुड शॉप के, फ़ोटो शॉप है एक वहाँ पर, और इनसे हम बात करते हैं। और एक वन थिंग टू कंसिडर के इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रॉपर्ली एक
इंतज़ाम किया। ये फ़र्स्ट शॉप है जिसमें मैं इस तरह देख रहा हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि अंजुमन ताजरान इस वक्त क्या कर रही है। इस वक्त पूरी मार्केट के अंदर, पूरी वाह के अंदर, पूरी बस्ती के अंदर कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है किसी तरह का भी। उसमें मुल्की हालात कह लें या कुछ भी कह लें, किसी तरह का भी कोई यहाँ 1% कोई काम नहीं हो रहा। अंजुमन ताजरान का तो ये होता है कि हर ताजर की वो बात सुने। हमें तो ये नहीं पता अंजुमन ताजरान है कौन। ना आज दिन तक वो हमारी शॉप पे आई है, ना हमने उसको मार्केट में देखा है, ना हमारे किसी ने मसाइल हल किए हैं। स्ट्रीट क्राइम है बढ़ते जा रहे हैं, सरेआम औरतों के पर्स छीने जा रहे हैं। ना हमारी इंतज़ामिया, ना अंजुमन ताजरान, कोई पुरसाने हाल नहीं। एक और तल्ख सवाल के साथ अपने मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ और उनसे पूछेंगे कि वो कौन सा ऐसा मसला है, कौन सा ऐसा इख्तलाफ है। आप दोनों तंजीमें, दोनों सदूर ताजरों के हकूक़ की बात करते हैं। आपकी नुमाइंदा तंजीमें ताजरों के हकूक़ की अलमबरदार खुद को शो करती हैं। फेसबुक पर आप एक दूसरे के खिलाफ सर्द जंग को बंद नहीं होने दे रहे। जब दोनों तंजीमें, दोनों का मोटो एक है, दोनों की मंजिल एक है, दोनों का जो है वो रास्ता एक है और मिशन ये है कि ताजरों की खिदमत करनी है, तो मेरा ख्याल है अगर ये जुड़ के की जाए तो इसमें अल्लाह ताला भी बरकत पैदा करेंगे और आपके लिए भी फायदेमंद है। तो क्यों हमने अलग-अलग अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं? ये सवाल पहले मैं राजा हबीबुर रहमान साहब से करूंगा और फिर राजा अमर सईद साहब की तरफ बढ़ूंगा और इसमें अपना तबसरा शामिल भी करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्होंने ये तंजीमों का उतार चढ़ाव और इसे हाईजैक होते हुए अपनी जिंदगी में देखा है। तो मैं डॉक्टर साहब से भी बाद में पूछूंगा कि वो कौन सी वजूहात हैं कि इतना अरसा गुजरने के बाद ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सके। जी राजा हबीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसमें हमें तो कोई इतराज़ नहीं है कि सारे ताजरान को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए और यक ज़ुबान होकर हमारी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचनी चाहिए। वो क्यों नहीं जाते? अच्छा, इसमें दूसरी राय ये भी है कि इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि दो तंजीमें अपनी अपनी जगह पर काम करती रहें। आपका जो मिशन है वो तो ताजरों की खिदमत है ना, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि आप अगर दो तंजीमें अपनी अपने खुद इलेक्शन करवाएं, अपने अंदर इलेक्शन करवाएं, लेकिन वो तंजीम जो है वो अपने तौर पे काम करे और ये तंजीम जो है वो अपने तौर पर करे। और मेरे ख्याल में इसकी 20 मिसालें मौजूद हैं कि आपके बड़े बड़े शहरों में 3-3, 4-4 तंजीमें भी काम करती हैं। ये कोई एक ऐसी बात नहीं है कि जिसे आप उसे वो कह के और उसे एक इल्जाम की शक्ल में जो है ना तंजीमों पर लगा मसाइल हल करने के लिए फोरम हो वो आसानी भी है। फोरम की कोई जरूरत नहीं है। जो असल मसला है वो ये है, जो हम चाहते हैं, जो मेरी तंजीम चाहती है या जो मेरी टीम चाहती है, वो ये है कि तंजीम के इलेक्शन किसी आइन और ज़वाबित के तहत होने चाहिए। आपकी तंजीम का जब तक कोई आइन और ज़वाबित नहीं होंगे, आप किस बेस पे इलेक्शन करवाएंगे? ये बड़ा जायज़ मुतालबा है। मतलब आपकी और दूसरी ये बात है कि आपकी जो वोटर लिस्टें हैं वो क्लियर एंड क्लीन होनी चाहिए। मतलब माजी में ये प्रैक्टिस होती रही है। मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब अंजुमन ताजरान में नहीं था तो मेरी अपनी शॉप पे 8 वोटें बनी हुई हैं। अभी भी मुतहदा अंजुमन ताजरान की जनाब, वो आप वोटर लिस्टें उठा के देख ले। ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है राजा हबीब साहब ने। मेरी है दाढ़ी की बड़ी और मजे की बात देखें कि राजा साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी मिसाल दे के जो है वो धांधली की निशानदेही की है। बहरहाल ये अलमी है सिस्टम को। यानी कि मेरे 6 सेलमैन और एक मेरी, यानी कि वो उस वक्त उन्होंने एक कानून निकाला हुआ था, असूल निकाला हुआ था कि जितने शटर हैं जी इतनी वोटें होनी चाहिए। हालांकि ये कंसेप्ट गलत है। आप इस कंसेप्ट के साथ अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सेल्समैन के हकूक और ताजरों के हकूक को एक कर रहे हैं, जो एक नहीं है। ताजरों के अलहदा हकूक है, सेल्समैन के अपनी तंजीम होनी चाहिए, उनके अपने हकूक है। रेडी वालों की वोटें बनी हुई हैं। नवाबाद की वोटर लिस्ट आप उठा के देख लें। अभी मुतहदा अंजुमन ताजरान की, मैं चाहूंगा आप वो जोड़ने वाले मौजू की तरफ वापस आएं ताकि रेडी की बेमिसाल जो रेडी लबान है उनकी वोटर लिस्टें ताजरों के वोटर लिस्टों में वो शामिल हैं। तो आप किस चीज का इलेक्शन करवाएंगे, किस बात पे इलेक्शन करवाएंगे? आप पहले वोटर लिस्ट को ठीक करें, आइन और ज़वाबित को रजिस्टर्ड करवाएं, उस आइन और ज़वाबित के तहत आप इलेक्शन करवाएं। तो वो यही है कि इसी प्रोसेस को क्लीन करने के लिए हमने अपनी टीम को इसमें उतारा है। ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड हो गई है, आइन ज़वाबित उसका रजिस्टर्ड हो गया है। उसकी अबूरी सेटअप 2 साल का होता है जो आइन में लिखा हुआ है, और जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से भी पता किया जा सकता है। अच्छा चलें, ये एक मसला भी राय साहब ने हल कर दिया, क्योंकि राय साहब अबूरी सेटअप की बात करते रहे हैं, तो मेरी नॉलेज में तो अबूरी सेटअप 3 महीने की होता है। तो ये भी एक नई, मेरी मालूमात में एक नई बात का इजाफा हुआ कि 2 साल का अबूरी सेटअप, ये राय साहब जब रजिस्ट्रेशन होती है ना आपकी, तो रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए होती है, ठीक है। उस 2 साल की रजिस्ट्रेशन को उन्हीं के नामों पर होती है जो उस वक्त वो बॉडी आप तश्कील देते हैं, ठीक है। और 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना आप पर लाजम है। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी सारी गुफ्तगू से मैं ये नतीजा अखज़ करने पे पहुंचा हूँ कि इनका जो गैर रजिस्टर्ड और आयन और रसूल व ज़वाबित का ना होना है, वो आपके जुड़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। जी राजा आमिर साहब। सबसे पहली बात यह है जी कि हमारा एक आयन है बाकायदा, ठीक है। उसके तहत आपने खुद जिक्र किया है कि बाकायदा इलेक्शन हुए हैं, और अभी राजा साहब मेरे भाई ने खुद ये बता दिया है कि ये खुद मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान के रुकन है। इससे ये बात भी साबित होती है कि ये जो उन्होंने अभी पहले कहानी सुनाई है कि 1975 से अंजुमन ताजरान जो है वो अभी तक चलती आ रही है, तो इसमें ये बात तो वाज़ह साबित हो चुकी है कि उसके दरमियान जो है 20 साल मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। अगर इन्होंने उस पर रजिस्ट्रेशन करवाई भी है तो मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल, अगर हुई है तो वो गलत हुई है। उसकी वजह ये है कि ये जो 1975 में अंजुमन ताजरान उमर याद साहब ने बनाई थी, उसका तो उन्होंने 1998-97 में तंजीमुल ताजरान बना के उसका गला खुद घोट दिया था। तो आज दोबारा एक दफ़ा फिर इन्होंने 2020 में जिंदा किया है। राय साहब, मैं 30 सेकंड में सिर्फ आपसे इस बात का जवाब चाहूंगा कि अंजुमन ताजरान, तंजीम ताजरान और अब फिर अंजुमन ताजरान, तो ये अंजुमन ताजरान से तंजीम ताजरान और फिर अंजुमन ताजरान का सफर, ये क्या, ये कुछ समझ से बाहर है ये बात। सबसे पहले तस्लीम कर चुका हूँ कि इस 20 साल में सिवाय रजिस्ट्रेशन की वो खुद ही कर गए। ज़ाहिर है, अब सपना क्लास इतना बड़ी दुकान है तो उसकी उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करनी है ना। मैं तस्लीम कर चुका हूँ कि ये जो 20 साल गुजरे हैं इसमें अंजुमन ताजरान सिर्फ सियासी खेल रही है। मतलब इसमें मैं दिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। इसमें अंजुमन ताजरान ने कोई ताजरों के एक जो हकूक है ना उनका कोई ख्याल नहीं रखा, अपने अपने सियासी मफादात का ख्याल रखा है उन्होंने, और अंजुमन ताजरान को सियासी मफादात के लिए यूज किया है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी जात के लिए उन्होंने, जिसने भी किया, हमारी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मरकजी मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान की बात कर रहा हूँ, मैं मरकजी अंजुमन ताजरान की भी बात कर रहा हूँ कि जो भी एक आपस में वो एक चेकलिस्ट थी, उन्होंने कोई नून की तरफ जा रहा था, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा था, अब जो है वो ठीक हो गया। राय साहब, एक जुमले में सिर्फ बताएं, सबसे बड़ी रुकावट आप दोनों जमातों, दोनों ताजरान तंजीमों के इकट्ठे होने में, मैं चाहूंगा सिर्फ एक जुमले में। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है जी। मैंने आपको बताया कि फैसल इकबाल साहब ने हमें उस होटल में इकट्ठा किया, मैं और मेरे सदर जो मलक आबद साहब हैं, उन्होंने फुल अख्तियार दे के मुझे भेजा। हम उस वक्त इनसे ये मुतालबा कर रहे थे, उस वक्त, आज नहीं, उस वक्त, कि आप 21 फरवरी 2020 इसी साल हम इनसे 20 तारीख को हमारा खाना हुआ। आप थोड़ा सा मुझे टाइम ज्यादा दीजिए। उस 21 तारीख को मैं 3 आदमी हम तकरीबन लेकर इनके दफ्तर, मरकजी जो दफ्तर है शाहजेब प्लाजा, वहां पर गए। हमारा सिर्फ ये मुतालबा था कि आप हमें ऐसे सर्टिफिकेट दिखाएंगे 2019-20 का, ठीक है। हम वहाँ पे वो सर्टिफिकेट की कापी लेके आ जाएंगे, उसको हम तस्दीक कराएंगे दफ्तर से, उसके बाद हम आपस में बैठ के एक मामला तय कर लेंगे। अभी अगर आप सुने ना, अब वो बात खत्म, बड़ी अच्छी ऑप्शन सुने ना, अब वो बात खत्म हो चुकी है। वो इसलिए खत्म हो चुकी है कि अब देखें, एक हर चीज की एक लिमिट होती है। अब इताअत किस बुनियाद पे हो सकता है? बिल्कुल हम तैयार हैं उसके लिए। अगर मैं ये आप बता की एक ही शर्त हो सकती है कि इंतखाब हो, जिसको ताजर वोट दें, ताजर मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान को वोट देंगे तो मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान का वजूद रहेगा, दूसरा वजूद खत्म हो जाएगा। बड़ी ताजर सुने ना, ताजर मरकजी अंजुमन ताजरान को देंगे तो आज ये आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लें कि मैं और मेरी टीम, ठीक है, हम इंशाल्लाह इसके बाद हमें आप नहीं देखेंगे, हम जिसको ताजर मुंतखब करेंगे
हम उसके जेर साया एज ए कारकुन मसले के बड़े करीब आ गए आप। मैंने डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ना है। वो कह रहे हैं तंजीमी कानूनी शेल्टर के नीचे आ जाएं, आप भी उसी बात को तंजीम कर रहे हैं कि इलेक्शन करवा लिए जाएं। तो मेरा ख्याल है बीच में तो मुत्तहिदा और मरकजी का ही रोला रह गया, बाकी तो कोई मसला ही नहीं है। मेरा ख्याल है ये तो हम बड़े करीब पहुंच गए हैं। एक मिनट राज साहब का कलाम माफ, मैं एक बात आपको बताता चलूं, हमारी तंजीम जो है ये बाकायदा इसके आईनी तो आपने हमारा सिस्टम अपना पूरा है, इसको बिल्कुल हमारा आइन भी मौजूद है और हम अपने इलेक्शन अपने मामलात उसी आइन के तहत। आपके पास रजिस्ट्रेशन लेटर है? रजिस्ट्रेशन लेटर हमारे पास नहीं है। हम तो झूठ बोलने की सियासत पे यकीन ही नहीं करते। देखिए ना, आज अगर राजा साहब हमें रजिस्ट्रेशन लेटर वो जो आपके कानून और ज़ाब्ते बनाकर, रजिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट के अंडर होती है, ज़ाब्ते गवर्नमेंट तय करती है, तो इसका मतलब है तो फिर तो मैं राजा साहब की बात की तायीद करने पे मजबूर हो गया हूँ चंद इख्तिलाफात के बावजूद के वो तो फिर कानून ज़ाब्ते आपके खुद के बनाए हुए तो वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे तो आप अमल ही नहीं कर रहे। आपको उसी तरफ लेके आ रहा हूँ, आप मेरी बात को समझे कि ये जिस तरह कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अगर बेशक हम रजिस्टर नहीं, पर हमने भी एक अपना सिस्टम बनाया। और राजा साहब आपको मैं ये दावत देता हूँ कि आप जिला जिला घूमे, बहुत कम तंजीमें जो रजिस्टर हैं उसके अंदर भी कुछ हैं मामलात हैं, और हमारे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे साथ बैठेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको उसका पूरा प्रूफ पेश करेंगे। अच्छा एक बात और आपने जो अभी की है ना कि तंजीम अंजुमन ताजरान इलेक्शन अगर हो, ठीक है, हम किसी और किसी बात को नहीं मानते। अगर ताजर हमें रिजेक्ट कर दे, मैं आज भी कहता हूँ अगर ताजरों ने हमें वोट ना दी, मुझे और मलक आबद को, तो मैं हम इंशाल्लाह साहब वोट तो तब नहीं देंगे जब इलेक्शन होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अभी कोई ऐसा सेटअप, राय साहब मैं सिर्फ एक जुमला, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब का टाइम ले रहा हूँ, इनके बनाए हुए कानूनों ज़वाबित के अंडर आप एक अगर जमहूरी रवैये के लिए कुर्बानी दें कि आप इलेक्शन की तरफ बुनियाद तो पड़े, पूरे वाकएंड के अंदर एक मेला लगे और पता चले ताजरों का हकीकी नुमाइंदा कौन सा है। तो अगर इनके जो बनाए हुए कवायदो ज़वाबित है, मैंने नहीं पढ़े, लेकिन आपको उसमें ऐसी कौन सी चीज नजर आती है जो आपको? मैं राजा साहब के लिए और आसानी कर देता हूँ, ये हमारे बिल्कुल बनाए हुए कायदे ज़वाबित पे ना चलें। ये यहाँ से प्रेस क्लब है, आप लोग हैं, आप उसके कायदे ज़वाबित बनाएं, ठीक है। हम दोनों तंजीमें आपके सामने हैंड्स अप हो के हम मैदान में जाके आप इलेक्शन कराएं, ठीक है। ये कोशिश फैसल इकबाल साहब कर नहीं चुके? मैं आपको ये दावत देता हूँ, चले फैसल इकबाल साहब भी कर चुके हैं, वो तो हर दफा बेचारा वो तो चाहते हैं कि ताजर एक हो। मैंने इस ताजरों को एक करने के लिए फैसल इकबाल की आंखों में आंसू भी देखे हैं बाखुदा कि ताजर तंजीमों दो हिस्सों में न तकसीम हो। आज राजा साहब बड़े आराम से ये कह रहे हैं कि ताजर तंजीमें दो हिस्सों में तकसीम होती है। मैं इसको ताजर के साथ साथ ज्यादती समझता हूँ कि आप मुझे बताएं कि राजा साहब और मैं जब दो बंदे जाके अल्लाह एक अफसर से ये मुतालबा करेंगे कि मैं ताजर का नुमाइंदा हूँ, मैं उसमें ताजर के सवाल की तरफ आऊंगा। राय साहब की ऑप्शन के बारे में एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, क्योंकि टाइम कम है। एक बात को समझा नहीं जा रहा मेरे ख्याल में। ये कोई गुल्ली डंडा तो है नहीं, या क्रिकेट तो है नहीं कि हम उठा के तो मैदान में चले जाएंगे और खेलना शुरू कर देंगे। इलेक्शन किसी आइन और ज़वाबित के तहत होते हैं। आपके आइन और ज़वाबित के तहत होंगे या हमारे आइन और ज़वाबित के तहत होंगे? इलेक्शन उन वोटर जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है, मतलब वो आपका रजिस्ट्रेशन, उसके पास नंबर होता है, वो हमारी तंजीम का रजिस्टर्ड होगा या आपकी तंजीम का रजिस्टर्ड होगा। पहले तो वोटर लिस्टें ठीक करें, ठीक है, उसके बाद आइन और ज़वाबित को रजिस्टर्ड करवाएं। आइन और ज़वाबित जब रजिस्टर्ड होगा, मतलब हमने जो आइन और ज़वाबित रजिस्टर्ड करवाया है उसमें ये कहा है कि जो सर्विसेज से मुतल्लिक बंदा है, ठीक है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो सदारत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मलक आबद साहब तो आपके वैसे ही फारग हो जाते हैं, वो तो सर्विसेज से तल्लक रखते हैं, वो तो ताजर नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी का एक कारोबार है ना उनका। मतलब सर्विसेज में कौन कौन आते हैं? वकला, डॉक्टर, प्रॉपर्टी डीलर, आपके जो है ये राय साहब, आप तो इनकी वोटिंग लिस्ट में से आधे बंदे छांटी करा देंगे ऐसी बातें करके। हमारे नहीं, राजा साहब पूरी बात में ये चाहते हैं कि सिर्फ राजा साहब जैसे जो बड़े ताजर है ना वो ही अंजुमन ताजरान हो, बाकी तो सब। अच्छा जी, डॉक्टर साहब की तरफ आपने जिसका बड़ा शॉपिंग प्लाजा नहीं है वो ताजर नहीं हो सकता। ये प्रोग्राम के अंदर दिल की बातों का सिलसिला, और मैं एक और दिल वाला शामिल करता हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपने इस तंजीम ताजरान, अंजुमन ताजरान, दोबारा अंजुमन ताजरान के सफर के उतार चढ़ाव को बड़े करीब से देखा है।
तो आपकी नजर में वो कौन सा इख्तलाफ है, वो कौन सा नुक्ता है, और इंतहाई मादत के साथ वो कौन से रवैये, और एक दफा फिर मादत के साथ वो कौन सी शख्सियात हैं जो इनको जुड़ना नहीं देना चाहते? राजा साहब पंजाबी में कहते हैं मैं तो बहना चाहना लेकिन पूछल नहीं मां बहन देनी। अच्छा बात यह है कि ये पूछल एक ऐसी इनको तंग करती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती राजा साहब कि ताजरों को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का हक या मैंडेट जो है ना वो ताजरों के पास है या लीडरों के पास है। अगर वो अवाम में अपनी मकबूलियत रखते हैं तो फिर इलेक्शन से खौफ किस चीज का? जमहूरियत का हुस्न इलेक्शन है। जो मैंडेट लेकर आए वो उनका नुमाइंदा बने और उसके पास एक पावर भी हो। राय साहब ने बात की कि 2 तंजीमें हो, 3 तंजीमें हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि इसका बिल वास्ता या बिला वास्ता नुकसान ताजरों का होता है। जब आप एक मुत्तहिद होकर, एक मुट्ठी बनाकर एक काम करते हैं तो उसकी ताकत में यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। ये मैं तो नहीं कहता हूं। अब आप वो उस यूनिटी को कायम नहीं रखना चाहते, उसकी वजूहात आपने जिक्र किया कि ये कौन सी अनासिर हैं, कौन सी वजूहात हैं, कौन सी बातें हैं कि ये दोनों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होने देती। इसमें नुकसान तो ताजरों का है, फायदा किसका है? फायदा इंतजामिया का है। फायदा इंतजामिया का है इसलिए कि एक बंदा अगर कोई ताजरों के मसाइल के लिए कोई जद्दोजहद करता है तो दूसरा बंदे को बुला लेते हैं वो। और इसकी एक मिसाल मैं ऐड करना चाहूंगा, ये कोरोना सीजन के दरमियान देखने में भी आई कि कुछ ताजर दुकानें बंद कर रहे हैं, कुछ खोल रहे हैं। एक तंजीम की तरफ से जी मरकजी अंजुमन ताजरान ने कहा है बंद कर दें, मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान का क्योंकि अलाउ किया गया था। मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान भी वो चिटे और इशू कर रही थी ताजरों को एंट्री से, बैरियर से एंट्री के लिए, ताकि उनको रोका ना जाए। वो मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान भी जारी कर रही थी और अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से भी ताजरों को इशू की जा रही थी। अब बात यह है कि इसमें डिफरेंस कैसे किया जाए कि एक्चुअल जो है ना असल रसीदें या असल जो वो उनको रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी दी गई है असल कौन सी है, इसका कोई वेरिफिकेशन जो है ना वो नहीं कर सकते। रही बात ये कि आइन व ज़वाबित, आइन व ज़वाबित, आइन व ज़वाबित की बात बार बार की जाती है। आइन वो ज़वाबित जहां पे होती है वहां पर तो पाबंद हो जाता है बंदा, वहां तो बांड हो जाता है। मैंने 7 सफ़ों की चार्जशीट जनाब मलिक उमर याद को 9 बार मार्केट से दी, 16 कौंसलात पर मुश्तमिल। उस आइन के मुताबिक जो मेरा अख्तियार था मैंने वो चार्जशीट दी है मलिक उमर याद को, ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है ना। वो कहते हैं जनाब ये कौन सा जनरल सेक्रेटरी आ गया जनाब मर्कीटा जनाब सानू जनाब देना चार्जशीटा पे देना है। सर उस आइन को देख के मैंने चार्जशीट दी ना कि आपने फला फला जगह वायलेशन की, तो इसका जवाब दे। 16 कौंसलान पर मुश्तमिल चार्जशीट दी गई, तारीख में पहला वाकया है, ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है ना, वो मैंने दी थी, ठीक है ना। इसलिए कि वो जो आइन बाइलाग मुझे दिया गया था उसमें मैंने देखा कि मेरे इख्तियार कहां तक हैं, मैं कहां जवाब दे हूं और मरकजी सदर कहां जवाब दे है। अब बात यह है कि काबीना बनाई जाती है मनपसंद लोगों की, कैबिनेट बनाई जाती है, वो लोग शामिल होते हैं जो जी हजूर जी हजूर जी हजूर ही करते हैं। इख्तलाफी बंदे को तो मनु बैठा लो ना जी, अंजुमन ताजरान जी मैनू जनाब आखो ना जनाब देना, मैं भी ताजरान जनाब देना, मेरी भी रजिस्ट्रेशन करो तो मेरे जाती बाड़ी ना मैनू भी ओहदा दो, नहीं देने लगे ताकि आप दोनों अंजुमन ताजरान का बेड़ा गर्क करना। पहले बेड़ा गर्क होया नहीं, मुझे नहीं देने लगे, इसलिए कि जी हजूरी वाले बंदे चाहिए उन्हें, और जी हजूरी ये सिस्टम नहीं चल सकता आगे। आइन बाई लॉज जो बनेगा, क्वाइद व ज़ाबित बनेंगे, वो भी अपनी जो कैबिनेट होती है उसकी मंजूरी से उसमें अमेंडमेंट होती है और वो तैयार होके फिर वो जनाब प्रिंट होता है, तो वहां पे तो अपनी मर्जी से शिकें लगी जाएंगी ना भाई। लेकिन फिर डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं हूं, कोई जानिबदार नहीं हूं, तो जब आप ये समझते हैं कि जब ताजर खुद बैठेंगे मनपसंद बंदों को नवाजेंगे तो फिर क्यों ना हम उस कानून को फॉलो कर लें जो रजिस्ट्रेशन के अंदर हुकूमत पाकिस्तान देती है, सारे मसले ही हल हो जाए। सर हुकूमत पाकिस्तान जो दे रही है वो उसको फॉलो किया जाए ना। मैं तो कह रहा हूं कि जनाब ये लोग वसीउ कल्बी का मुजाहरा करें, ठीक है ना, किसी एक नुक्ते पर आ जाए ना, किसी एक नुक्ते पर आ जाए।
मैं ये कहता हूं कि जनाब कि ये लोग अगर फर्ज करो कि ये कहते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, हम एक रजिस्टर्ड इदारा है हमारे पास, ये लोग कहते हैं जी आप हमें रजिस्ट्रेशन दिखाएं, हम जो है ना 4 बंदे बैठ कर जनाब देना उसको देखते हैं रजिस्ट्रेशन, अगर बाकी आपकी रजिस्ट्रेशन है तो हम आपको जम होने को तैयार हैं। अच्छा नहीं, वो राय साहब ने पहले तरदीद कर दी कि ये एक वक्त पे ये ऑप्शन दी गई थी, अब इस ऑप्शन का दरवाजा क्लोज कर दिया गया, दरवाजा बंद हो गया। मैं एक दफा फिर अपने मौजूद मेहमान राजा बीब साहब की तरफ बढ़ूंगा और एक तल्ख सवाल के साथ। और मैं अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ, हमारे नाजरीन और ताजर भी इस तमाशे को बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई, मकसद और नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मकसद यही था कि जो सारिफ है, जो खरीदार है, उसे नाजायज मुनाफाखोरी से बचाया जाए, फिक्स दामों पर, अच्छे दामों पर, मुनासिब दामों पर चीजें मुहैया की जाएं। लेकिन जैसे ही वो मेंबरान प्राइस कंट्रोल कमेटी मार्केट में आए और दोनों अंजुमन ताजरान की मैं कहूंगा और राजे साहब बिलखसूस आपकी तोपों का रुख फौरन उनकी तरफ और आपके दरमियान फेसबुक पे एक सर्द जंग शुरू हो गई। मैं बिल्कुल इस बात को भी कंडेम करता हूं कि वो अंजुमन जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनका किरदार सिर्फ फोटो सेशन तक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन आपके उनके साथ इख्तलाफ हैं, और मैंने बाद में ये भी देखा कि आप हुकूमत की तरफ से बनाई हुई टाइगर फोर्स के साथ भी लड़ते हुए दिखाई दिए, तो मैं चाहूंगा इस पे भी आप जरूर रोशनी डालें। देखें जी, ये बहुत अच्छा होता अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई मेंबर भी यहाँ होता। जी मैंने दावत दी थी, मैं अपने नाजरीन और ताजर भाइयों को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि राज साहब ने कहा अच्छा होता कि कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर बैठा होता। मैंने प्राइस कंट्रोल कमेटी के 2 मेंबरान से राब्ता किया, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से मदद की। चलें, बहरहाल कभी ना कभी वो हमारे प्रोग्राम में जरूर आएंगे और वो भी अपने दिल की बातें करेंगे। आपके जेन्युइन एतराजात क्या है उसके ऊपर? वो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एक इखलाकी तौर पे मैं ये कहता हूँ कि किसी की जो बंदा यहाँ मौजूद ना हो उसके बारे में कोई बात की जाए, लेकिन वो सुन रहे होंगे, हम सिस्टम पे बात करते हैं, सिस्टम पे बात कि हम किसी फर्द को हम नहीं कहते कि वो आप एज अ मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी या प्राइस कंट्रोल कमेटी के रवैये पे बात करें। जाहिर है हमें अफराद से तो कोई लेना देना नहीं। कंट्रोल कमेटियां जो बनाई गई हैं वो बनाई गैर आईनी गई। मुझे तो आज तक प्राइस कंट्रोल कमेटी की डेफिनेशन ही समझ नहीं आई कि प्राइस कंट्रोल कमेटी का वो मतलब क्या लेते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी या मार्केट कमेटी, मतलब हम तो मार्केट कमेटी सुनते रहे थे आज तक। ये प्राइस कंट्रोल कमेटी को उन्होंने नई इस्तेलाह निकाल के और मार्केट में लेके आए और उनको इख्तियारात दे दिए तहसीलदारों के। मतलब मैं यही कहूंगा कि वो प्राइस कंट्रोल नहीं करने आए थे, प्राइस चेक करके जुर्माने करने आए थे खाली। ऐसा कोई वाकया हुआ मार्केट? वाकया क्या हुआ, ये तो सारी आवाम बड़ी पड़ी है। नहीं, अगर तो कोई इंतजामिया का बंदा, एसी साहब या कोई दीगर कोई बल्दिया का कोई बंदा या इस लेवल का कोई बंदा जो ये इख्तियार रखता है वो साथ आके जुर्माने करे तो बाकी तो मेरी मालूमात के मुताबिक प्राइस कंट्रोल कमेटी के पास इख्तियार नहीं। यही कह रहा हूँ ना, जब वो साथ हो और प्राइस कंट्रोल कमेटी उनके पीछे पीछे हो और जुर्माने कर रही हो, तो उस प्राइस कंट्रोल वो कैसे प्राइस कंट्रोल करेगी? वो तो एसी साहब, तहसीलदार साहब और वो जो नीचे पूरा एक अमला है वही काफी था ना। ये 4 उनकी मामलत तो हो सकती है, 5 ने मामलत, अच्छा चले उस पे अल्लाह करे वो उन्होंने मामलत भी अच्छी की हो, लेकिन प्राइस कहाँ कंट्रोल हुई है? मैं सियासी खिलाफ है नून से, लेकिन 56 रुपए चीनी वो छोड़ के गए थे, आज चीनी 110 हो गई है। क्यों राज साहब, यही बात है, ज्यादा है, 110 रुपए किलो चीनी हो गई है। अब इसमें मतलब ये ताजरों ने महंगाई की है, ताजरों ने महंगाई नहीं ना की, आप ताजरों पे जुर्माने आगे कर जाते हैं कि ये महंगाई का जो पेशखेमा है वो ताजर बनते हैं। मैं यहाँ पे आपकी एक बात की तरफ इशारा करूंगा। आपकी पोस्टें मैं देखता रहता हूँ, लाइक कमेंट से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, क्योंकि राजा साहब का जो रिस्पांस होता है बड़ा सख्त होता है। तो आप आजर के वाले से अक्सर, मंडी की नॉलेज के वाले से अक्सर बात करते थे। मैं चाहूंगा इस पे भी आप 1-2 जुमले जरूर कहें कि उन लोगों को बीच में होना चाहिए जो मंडी की सूरत हाल को जानते हैं। वो मिसाल दूंगा जो आम आवाम को समझ आ जाए, क्योंकि मैं अगर यहाँ बात करूंगा तो आजर शायद ये समझे कि मैं ताजर की बात कर रहा हूँ, ताजर के हकूक की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है मैं यहाँ ताजरों का नुमाइंदा बन के बैठा हूँ। जब चीनी 80 रुपए किलो थी तो हमें मजबूर किया जाता था कि आप चीनी 78 रुपए किलो बेचे, 80 रुपए हमें मिल से मिलती थी। मतलब मैं मंडी की जब बात करता हूँ ना, तो आजर को ये समझाने के लिए बात करता हूँ कि
प्राइस कंट्रोल कमेटी या कमेटी जो मार्केट कमेटी होती है, उसका मतलब ये होता है कि आपने फैसिलिटेट करना है इंतजामिया को मार्केट के रेट से कि मिल में या मंडी में एक चीज का क्या रेट है और इस पे इतना प्रॉफिट जायज बनता है, और ये प्रॉफिट लगा के आप अपनी लिस्ट बना दें और उस लिस्ट से जायद जो पैसे या ताजर वो कोई चीज बेचे उस पे आप जुर्माना कर दें। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा था। मिल से हमें चीनी मिलती थी 80 रुपए किलो, ठीक है, और यहाँ सरकारी रेट था 78 रुपए किलो। 2 रुपए नुकसान पे हमें चीनी बेचने में मजबूर किया जाता था। अगर हम 80 रुपए ला के 82 रुपए बेचते थे तो 5000 की वो चिट। राय साहब, ये जो प्राइस लिस्टें होती हैं, मैं अक्सर उस पे राजा अमर साहब के भी साइन देख रहा होता हूँ, वो दुकानों के बाहर लटके होते, तो वो आप नहीं बनाते? गैर आई नहीं है वो। अब मैं फिर बात करूंगा फिर राय साहब। नहीं, आप बात करें, आप आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फेसबुक पे तो आपकी सुनते हैं, मैं चाहता हूँ दिल की बातें आप यहाँ करें। यानी वो जो प्राइस लिस्ट, एक नया इंकशाफ। राय साहब, मैं आपको इस बात के जवाब का मौका दूंगा। वो जो लिस्टें 5-5, 10-10 रुपए की बिकते भी हैं, मैंने भी नुमाइंदे देखे ताजरों पे कि आके यहाँ पर वो दुकानों पे दे के जा रहे होते हैं, और वो लिस्ट ना लगे होने पे भी कभी कभी जुर्माना हो जाता है। आपने तो एक नया इंकशाफ कर दिया कि एक गैर आईनी लिस्ट के होने ना होने पे एक आईनी बंदा आगे जुर्माना करके चला जाए। लिस्ट जो आती है ना, वो सरकारी तौर पे सिर्फ जिसको इजाजत है जो लिस्ट दे सकता है वो डीसी साहब है, और एसी साहब के हवाले से वो लिस्ट ताजरों तक पहुंचनी चाहिए और वो लगनी चाहिए। रेट वहाँ डीसी ऑफिस में रेट तय होते हैं, ठीक है। सब ये जो है सब्जी वगैरह का ये एसी ऑफिस का इख्तियार है, वरना ये सारे रेट जो है ये जिला करता है। डीसी ऑफिस से जो लिस्ट निकलती है वही ताजरों तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ असल में वो जिसकी गवर्नमेंट होती है ना, उसको इख्तियार दे दिया जाता है कि ये लिस्ट आप ले, और 20-20 रुपए ताजरों से लेके तो दिन में कोई 8, 10, 15, 20 हजार की दिहाड़ लगा लें तो निज़ाम शम चलता रहेगा। लेकिन वो लिस्ट जो है उस पर भी जुर्माने हुए। मसलन इससे पहले जो एसी साहब थे वो उस लिस्ट को नहीं मानते थे, ये एसी साहब भी इस लिस्ट को नहीं मानते थे। हम कई दफा हमने अप्रोच भी किया तो उन्होंने लिस्ट वही कही है कि जो ये लिस्ट है डीसी ऑफिस से जो आपकी सिर्फ एक जुमले में मैं चाहूंगा, सिर्फ एक ही जुमले में आप मेरे मौजू की तरफ वापस आ जाएं और प्राइस कंट्रोल कमेटी के परफॉर्मेंस से आप कितने मुतमईन है वो तो मुझे अंदाजा हो गया है। कोई राय देना चाहें आप इसमें बेहतरी? प्राइस कंट्रोल कमेटी मुझे तो नजर नहीं आ रही, अगर आपको नजर आ रही है मार्केट में तो आप बता दें। कुछ अरसा मुझे भी नजर आई है, आजकल नजर नहीं आ रही। इंशाल्लाह उम्मीद है कोरोना के बाद वो वापस आ जाएंगे। देखें, जो चीज या इखलाकी जवाब होता है ना किसी चीज का, ठीक है, आप अगर हक पे खड़े हुए ना, तो आप चाहे गवर्नमेंट में या नहीं गवर्नमेंट में, ठीक है, आपका हक जो है वो बोलता है। राजा अमर सईद साहब, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की परफॉर्मेंस। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की परफॉर्मेंस के बारे में मेरा जो नुक्ता नज़र था वो पहले भी इसके बारे में यही था कि वो जो लोग उन्होंने बनाए थे, जाहिर बात है वो एक उन्होंने अपने तौर पे अपने कारकुनों को कहा था। मैंने उससे पहले भी उन दिनों में भी मेरी राजा साहब से ये बात होती थी कि अगर हम इनके साथ उलझेंगे तो ये हम वक्त को ज़ाया करेंगे। हमने इनको उस वक्त कहा था कि हम एक फोरम पे जाएं, फोरम पे जाके हम अपने ताजर की मुश्किलात बताएं। जैसा कि हमारी तंजीम गई, हमने लेटर हमने लिखे, हमने उसके बारे में हमने जो आवाज़ उठाई। अगर उस पर अमल ना हुआ या ना हुआ वो अलग चीज़ है, पर हमने उस पर आवाज़ उठाई। उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तो उन्होंने एक कमेटी हर दौर में बनती हैं, तो अगर उस पर मुझे तो कोई ऐसी बात, वो तो एक सिस्टम था उसके तहत। दूसरा आपने जो सवाल किया कि जो प्राइस लिस्ट का वो प्राइस लिस्ट आज से 1.5 साल पहले तक हम देते थे जब ये गवर्नमेंट नहीं थी। पर मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि वो उस पर भी एक इल्ज़ाम लगाया जाता था। वो लिस्ट जो जिसको हम फोटोस्टेट करके देते थे वही खुद ही फोटोस्टेट का खर्चा उठाता था और खुद ही वो उसको आगे सेल करके अपना खर्चा और अपनी ये राय साहब ने जो इल्जाम लगाया कि गवर्नमेंट इजाजत दे देती थी बेचो, वो राजा साहब को पता होगा जी। हमें तो ऐसा कोई राय साहब की पार्टी की तो हुकूमत ही नहीं आई। आज राजा साहब की पार्टी जिसमें हुकूमत नहीं है ना, इसलिए राजा साहब छोड़ते नहीं है। अच्छा, वो आपको मैं आज इस फोरम पे कहता हूँ, अगर हमारी तंजीम का कोई बंदा मेरे समेत ये बात अगर कोई बंदा साबित कर दे कि हमने लिस्टों के ज़मन में 1 रुपये की भी कोई अपने ज़ाती फ़ायदा पहुँचाया हो, तो जो आप सज़ा देंगे, आप इसी प्रोग्राम से
आपको ये मैं दावत देता हूँ, आप बकायदा इस पे पूरा प्रोग्राम करें। तो राय साहब मैं इस चीज का चशमदीद को आऊं कि वो लिस्ट बिकती रही है, वो मैं कौन बता रहा हूँ बेचता था? ना, वो लिस्ट जो बिकती रही है वो यही होता है, फोटो स्टेट जो उस पर होती थी उसका खर्चा और जो लड़का लेके आता था सही, वो अपना अखराजात अंजुमन ताजरान के फंड से उसका कोई ताल्लुक नहीं। फंड है ही नहीं अंजुमन ताजरान का, मुझे बताया ना आज तक मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान ने 1 रुपया भी फंड। आपका फाइनेंस सेक्रेटरी है कोई? जी है। वो तो बड़ा बेगाम होगा, उसके पास पैसे ही कोई नहीं तो खतरा होता है उसे। यही बात है। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये अंजुमन ताजरान फैसल इकबाल ने जो 8 साल चलाई है, उसने अपने जेब से मुफ्त लिस्टें भी हमने प्रोवाइड की हैं, और ये लिस्टें उस वक्त बनी थी राजा साहब को शायद वो, क्योंकि मैं मादरत के साथ आपको इंटरप्ट करूं, मुझे तो आपकी अंजुमन ताजरान की गुर्बत पे तरस आ रहा है कि पहले वो स्पॉन्सर पे चलती रही और अब फाइनेंस सेक्रेटरी भी कोई नहीं और आपके पास फंड भी नहीं रहा है। सब आपके भी यही हालात है। सिर्फ एक जुमला टाइम राजा साहब का है। मेरे ख्याल में मुझे तो अच्छी आ रही है कि ये कौन सी तंजीम है जिसका ना फाइनेंस सेक्रेटरी है ना अखराजात उसके एक शख्स चला रहा है, और फिर उस जो शख्स वो अखराजात चला रहा है उसका हक बनता है उस तंजीम को भी चलाने का। खिदमत को खराजे तहसीन पेश करते हैं, वो उनका दर्द था। लेकिन मैं इसको आपकी अगर अंजुमन ताजरान की कमजोरी कहूं कि आप ओहदेदार और आप अपने एक फंडिंग का सिस्टम ही वजह नहीं कर सकते। सर मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो मैंने राय साहब जब पहले जिक्र किया है ना, आप ये बताएंगे जब आप हमसे ये पूछे कि जिस शख्स से हमने ये तंजीम ली है, जो आज एक तंजीम के बानी है, उन्हें पहले बुला के पूछेंगे वो कितना फंड छोड़ के गए हैं, जिनकी खिदमत का 65,000 मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट वो सिर्फ कागजों में है। अगर वो सुने याद साहब पे यहाँ इल्जामात लगते रहे वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैं इसके वैसे हक में भी नहीं हूँ कि कोई बंदा ना हो और उसके बारे में आप राजा साहब आप मैंने शुरू में अर्ज कर दी राजा साहब, हम यहाँ पर किसी शख्सियत का अगर नाम भी ले रहे हैं तो तंजीमी वाले से ले रहे हैं। अगर हुकूमत का या अपोजिशन का कोई रुकन असेंबली या हुकूमती कोई वजीर कोई कारकर्दगी अगर एतराज हुकूमत के ऊपर होता है तो वो वज़रा की कारकर्दगी के वाले से भी हो सकता है। तो लिहाजा आप इसको ओवरऑल ने किसी मलक उमर याद साहब जब तंजीम दे के गए थे ना, मैं वो सारी मैंने जरा तारीख कागजों में 65,000 रुपए आपने दिए थे, कागजों में सुने ना, कागजों में पढ़नी कागजों वाली बात आप यहाँ पे क्यों, कागजों में तो 1975 से लेके आपने 2020 तक मैं ये कहूंगा अंजुमन ताजरान को 65,000 मिले या नहीं? सुने ना, नहीं मिले मैं आपको साइन हुए हैं। मैं कहते हैं अगला प्रोग्राम रखिए राजा सईद साहब के साइन हुए कागजों में ये बिल्कुल राजा सईद साहब को उस पर तल्लक ही कोई नहीं था। तंजीम राजा साहब को मैं यही कह रहा हूँ, उनको तारीख नहीं पता। कागजों में तो 1975 से लेके ये 2020 तक रजिस्टर इन्होंने वहां पे बकायदा अपने कागजात दिए हैं। इन्होंने कहा ये 75 से 2002 में फलाना सदर था, 2004 में फलाना सदर था, जबकि ये तंजीम अब दोबारा 1 साल पहले राजा हबीब साहब जब सदर बने 1 साल हो चुका है उसको, ये उस वक्त दोबारा खड़ी हुई है। कागजों में तो उमर याद साहब ने सारे कागज पूरे कर दिए। कागजों की बात नहीं होती, बात होती है जो ग्राउंड रियलिटी की होती है और जो बात सामने आपको नजर आए। और दूसरी राजा साहब ने राजा सईद साहब का नाम ले लिया है। राजा सईद साहब का इन मसलों से कोई तल्लुक राजा नहीं। अगर राजा साहब राजा सईद साहब मेरे भी बुजुर्ग हैं और राजा साहब के लिए भी काबिल एहतराम है, हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। मैं एक तंजीमी वाले से बात करूं, अगर राजा साहब 65,000 रुपए के सिग्नेचर राजा सईद साहब के साबित कर दें तो आप फिर 65,000 को, मैं तो चाहूंगा कि आप या राजा सईद साहब अंजुमन ताजरान के फंड में 65,000 डाल दें। राजा सईद साहब ने इस अंजुमन ताजरान पे 65,000 नहीं कई लाखों रुपए लगाए हैं और आज तक हम कोई शक नहीं है, लगा रहे हैं ये तो अपने जेब से। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, कागजों में कागज अगर तैयार कर रहे हैं कि मैं राजा हबीब साहब का कागज ले आऊंगा, इन्होंने 2 लाख रुपए कागज में लिखने में क्या अर्ज होता है। अपने मौजू की तरफ आते हैं। मैं वो प्राइस कंट्रोल कमेटी के वाले से एक आपसे वो पॉइंट जानूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ इस बात पे एक जुमला लाजमी कहें, क्यों आप फाइनेंस का जो सिस्टम है उसको वजह नहीं कर सके? कब तक आपकी अंजुमन ताजरान स्पॉन्सरशिप पे चलती रहेगी? वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसमें काफी सारे मसाइल थे जिसकी आज देखें ना, आज वो इल्जाम भी जब का आपने आपको मैं शायद ये मेरे व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगा, बेशक आप अपने हम पे वो इल्जाम भी लगे जो हमने काम नहीं किया। आपका क्या ख्याल है अगर हम ऐसे लोगों की मौजूदगी में अगर कोई अच्छा, अब इन्होंने 100 रुपया पर्ची का लिया है तो इनको तनकीद नहीं हुई? वो जब एक ऐसा राजा सा माहौल होता है तो उसमें हम सफेद पोश लोग हैं, हमने अपने सफेद कपड़ों पर निशान नहीं लगने देने। हम हम अगर ये तंजीम चला रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे वालिदैन का हमारा ये मिशन है
कि ताजर के मसाइल के लिए अगर हम इस तंजीम में मौजूद हैं तो ताजर के मसाइल के हल के लिए, और बाखुदा इससे हमारी इस ओहदे से कोई दिलचस्पी सुने ना, अगर कोई बंदा ये समझे कि इस ओहदे के जरिए मैं या मेरे मलक आबद साहब या कोई बंदा हमें कोई सियासी तौर पे हमने फायदा उठाया है, तो मैं राजा साहब ये हमारे भाई हैं, ये अगला प्रोग्राम उस पर साबित करें, जिस जगह साबित करें। हमने हमेशा ताजर जब हम इस प्लेटफॉर्म पे यही राय आप उनके बारे में भी रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से एक जुमला और फिर मैं डॉक्टर साहब प्राइस कंट्रोल कमेटी के बारे में मेरा एक ही जुमला है, ये जो कमेटी थी इसका कोई इख्तियार नहीं है, कोई इनके मामलात नहीं है। वैसे अगर हम इनको किसी जगह पे कसूरवार रहे तो ये तो आपकी दोनों की राय बिल्कुल एक मशरक और एक मगरब है। वो कह रहे हैं कि वो जुर्माने कर रहे हैं, उनके पास एसी के इख्तियारात हैं, तहसीलदार के वो डान बने हुए, आप कहते हैं उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। राय साहब मैं किसकी बात जाती देखे ना राजा साहब, अब अगर कोई जाती बंदा कोई उस कमेटी में एक आधा बंदा ज्यादा एफिशिएंटली बताता है, ठीक है, तो वो उसका अपना जाती कानून, उसको कोई इसमें कोई शक नहीं है। ये प्राइस कमेटियां हर दौर में बनती रही है, और ये मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल कमेटी ये दो अलग चैप्टर। मार्केट कमेटी वो होती है जो रेट डिसाइड कर दी है, वो जिले लेवल पे होती है। और अब हम ये बात भी थोड़ी सी आपके नाज़रीन को हम बता दें चलें, अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो इस बारे में हमारी 15-20 दिन पहले मुलाकातें हुई हैं, हम उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रेट लिस्ट अभी जो दे रहे हैं उस पर भी हमारा कोई तल्लुक नहीं है। जो दे रहा है वो अपने जाती हैसियत से दे रहा है। अंजुमन ताजरान कौन दे रहा है? कोई पता नहीं है हमारे नजदीक। उस पे प्राइस सब कौन दे रहा है जी? प्राइस लिस्ट कौन दे रहा है? रेट लिस्ट कौन दे रहा है? मुतहदा अंजुमन ताजरान का बंदा दे रहा है। मुतहदा अंजुमन ताजरान का कोई बंदा नहीं। ये नाजरीन एक नया इंकशाफ है कि लिस्ट अंजुमन ताजरान के नाम से ताजरों में तकसीम हो रही है, और दोनों तंजीमों के नुमाइंदा सदूर और जनरल सेक्रेटरी ने इस बात का इनकार कर दिया। मैं ताजरों से गुजारिश करूंगा कि इसके बाद जो लिस्ट देने के लिए आपके पास आए उसे बिठा लें और पुलिस को कॉल करें। आप यकीनन मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। एक प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं अपने तजिया नगार सीनियर साफी डॉक्टर साबर साहब की तरफ बढ़ूंगा और चंद लम्हात में आपसे गुजारिश करूंगा प्राइस कंट्रोल कमेटियों के किरदार पे आप भी चंद जुमले दिल की बातों के अंदाज। चले इससे पहले तो मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी पे बात करूं। आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो लिस्ट के हवाले से बात हुई है कि ताजरों को जो लिस्ट तकसीम की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो कि बड़ी बारीक बीनी से देखा है, अंदर रह कर देखा है, बहुत सारे मामले थे। मैंने स्टार्ट में ये बात आपको कही कि एक्चुअल जो लीडरशिप के ख्वाहा हैं लोग और जो सीट पर बैठना चाहते हैं, एक्चुअल जो है ना उनके दर पर्दा कुछ मफादात होते हैं। अब उसमें आप ये कह लें कि उनके अपने 2 नंबर कारोबार को शटर फ्राहम करने के लिए या अपने जाती कारोबार को प्रमोट करने के लिए। या मौजूदा उहदेदारों में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं? बिल्कुल ऐसे मैं कह रहा ये भाई हट क्यों नहीं रहे, ठीक है ना। मसला ये है कि ये बहुत बड़ा फंड जनरेट होता है प्राइस लिस्ट जो है ना वो तकसीम करने में, ठीक है ना। अभी आपने राय साहब ने कहा जी हमारी तरफ से तो कोई तकसीम नहीं कर रहा, इन्होंने कहा जी कोई तकसीम नहीं कर रहा। लेकिन मसला ये है कि आखिर कौन तकसीम कर रहा है, और बहुत अरसा तक ये काम होता रहा, पहले भी होता रहा अखबार में, उसका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं और कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं थी, ठीक है ना। और आज भी जो हो रहा है उसका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। देखो तंजीम जो है ना उसका एक फंड होता है, अभी कोई फंड जो है ना दोनों तंजीमों के पास अगर वो कहेंगे नहीं हम जाती वसाइल से चला रहे हैं, जाती वसाइल है, हम चंदा भी नहीं लेते, क्योंकि पहले भी नहीं लिया गया, अभी भी मैं ख्याल लेके ताजरों से चंदा तंजीम में तो लिया जा रहा है जी, चंदा ले रहे हैं। सेक्रेटरी है और बाकायदा हर महीने उसका ऑडिट होता है, और जो अखराजात और उसका वो बैलेंस शीट है वो हमारा चेक कर सकते हैं। हाँ, तो वो राय साहब आपने बात ऐसी कर दी ना। मसला ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो खिलाफी बात करना ही नहीं चाह रहा ना, इसलिए कि हम तो ये चाहते हैं कि ये जो 2 तंजीमें हैं ताजरों की, ये एक प्लेटफॉर्म पर यकजा हो जाएं। कोई ऐसा फार्मूला बने जिसमें अपनी जो जातियात है ना उसको हम निकाल दें बाहर, अपनी जातियात को निकाल के ताजरों के वसी तर मफाद में बैठ कर ये बात करें। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। अगर ये समझते हैं कि जी हम बहुत मकबूल हैं ताजरों में, तो ताजर इनको पसंद करेंगे। अगर ये समझते हैं कि जी हमारी मकबूलियत ज्यादा है, तो इनको पसंद करेंगे। जिसको ताजरों का मैंडेट मिलेगा उसको नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। नंबर 1 डॉक्टर साहब
नंबर 2 बात जो आपने की है वो ये है कि जनाब जो है ना प्राइस कंट्रोल कमेटी के हदूद और कयूद है, ठीक है ना। अब जैसा कि यहां पर एक कमेटी बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटी, मैं नहीं समझता कि किसी एक छाप, एक पार्टी की छाप एक लग जाए कि जनाब जना फला फला उहदे, और तमाम के तमाम पीटीआई से रिलेटेड लोग थे जो प्राइस कंट्रोल कमेटी, उसमें तहफुजात भी थे, लाज़िम बात है लोगों के तहफुजात होते हैं। लेकिन आई थिंक अगर मेरिट पर काम किया जाए तो बेशक किसी भी पार्टी से हो, किसी मेरिट पर अगर बात की जाए तो राज साहब ने खुद कह दिया कि वो लिस्ट जो कि इश्यू होती है डीसीओ ऑफिस से, डीसीओ ऑफिस से होती है, सब्जी वगैरह को हटा के, सब्जी जो है ना वो लाज़िम बात है लोकल उसमें आ जाती है कि उसमें वो ऊपर नीचे होती रहती है चीजें। तो उसमें ये है कि जनाब जो है ना मकामी जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो उसको डेली बेसिस पे अगर यहाँ से उसको दें वो एक अलग चीज है, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं वो डीसीओ ऑफिस से इशू होती हैं। जब डीसीओ ऑफिस से इशू होती हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी कराती है तो क्या गलत करती है? नंबर 1 बात यह है कि इनका फोरम ये नहीं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो नुमाइंदे हैं वो सही काम नहीं कर रहे, इनका जो पोर्टफोलियो है वो ये बनता है, जो जिम्मेदारान का ये बनता है कि जनाब ये डीसीओ ऑफिस के पास अपना वफद लेके जाएं और उनसे कहें कि यहां गलती है भाई, यहां मिस्टेक है, मंडी का रेट ये है, वहां का ये रेट है, ताजिर को किस तरह मजबूर किया जा रहा है कि जनाब को इस रेट पर वो दे, ये तो ज्यादा पर मबनी है। लेकिन एक फोरम और एक वो चीज है वहां पर नहीं जाया जाता, मजबूर इल्जाम ठहराया जा रहा है प्राइस कंट्रोल कमेटी के नुमाइंदों को। हाँ, प्राइस कंट्रोल कमेटी के नुमाइंदे अगर रूल्स के बरखिलाफ काम करते हैं तो बिल्कुल इनका हक है कि जनाब जो है ना ये डीसीओ ऑफिस से लिस्ट आई है, ये कह रहे कि नहीं इस पे नहीं, इसमें बेचो, फिर तो चेक एंड बैलेंस। तो वो हम सब लोग उसमें मतलब है एक बतौर शहरी भी, बतौर मीडिया भी, बतौर ताजर भी, बतौर सार्फिन भी, तो बिल्कुल जनाब जो है ना उसमें हम एहतजाज का भरपूर हक भी रखते हैं कि यहाँ पे ये वायलेशन हो रही है, रूल ये कह रहा है और जो नुमाइंदे बनाए हैं वो ये कह रहे हैं। ताजर तंजीमों की कारकर्दगी से के हवाले से तो फैसला वाक एंड टेक्सला के ताजर ही करेंगे, लेकिन बाकी कोई ओहदेदार हमने डेफिशिएंसी देखी यकीनन सेक्रेटरी मालियात के ओहदे में, लेकिन मैं यहाँ पर खराज तहसीन दोनों तंजीमों को पेश करना चाहूंगा कि इन्होंने सोशल मीडिया एडवाइजर के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया वो दोनों तंजीमों में बहुत ज्यादा मजबूत कोई आदमी है, वो इस रेस में कोई भी हारने की तरफ नहीं आता। अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया, राजा अमर सईद साहब, डॉक्टर साबर साहब, राजा हबीबुर रहमान साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इन दोनों तंजीमों को ये तौफीक दे कि अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को पसे पुष्ट रखकर ये खालिस्तन ताजरों की फलाह बहबूद के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं। आपका मेजबान राजा तारिक महमूद आपसे इजाजत चाहता है, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।